अभी दिल्ली का ही डेटा है सर, यहाँ पे कहा जा रहा है कि हर चौथा आदमी बीपी लेकर के घूम रहा है। ये बहुत अलार्मिंग फैक्ट है। और डायबिटीज़ के बारे में कहते हैं कि हर पाँचवा आदमी या तो प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है। और कैंसर के बारे में भी सर, चूँकि हमारे भारत की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, कैंसर के बारे में कहते हैं कि भारत में हर 9वां या 10वां आदमी कैंसर प्रोन है। और ये तीनों डेटा आपस में मिला करके ये बहुत ही अलार्मिंग है, बहुत डरावना है ये। जब भी आप पैरासिटामोल या कोई भी मेडिसिन, चाहे वो एंटासिड हो, एसिड हो रही है, एसिडिटी को कम करने के लिए आप मेडिसिन ले रहे हैं, 100% मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हैं। अगर आप करें, इनका भी बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट्स हैं। ब्लाइंड स्पॉट्स आप समझते होंगे कि उन्हें पता नहीं है कि उनको पता नहीं है। हाँ, ये और ये अननोन से। अगर परिवार में कन्फ्लिक्ट हुआ तो व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया, जबकि उसके ब्लड पैरामीटर लगभग नॉर्मल थे। 3 महीने में, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 3 महीने में चाहे आपको कितने भी साल से ब्लड प्रेशर हो, खासकर इसेंशियल हाइपरटेंशन। इसेंशियल हाइपरटेंशन मतलब जिनको सिर्फ हाइपरटेंशन है, कोई दूसरी बीमारी जैसे किडनी की बीमारी या डायबिटीज ना हो, तो उनका श्योर शॉट उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाएगा। 90% केस में आप पाएंगे कि आपने लाइफस्टाइल पे काम किया, आपका पेन पूरी तरह से छूमंतर हो जाएगा। सर गलती हो ही जाए तो फिर हमने सुन रखा है कि तंदुरुस्ती 1000 नियामत होती है। और इस जीवन की आपाधापी में कई बार जब तक हम हेल्दी रहते हैं, अपने काम ढंग से कर पाते हैं, तब तक तो हमें बहुत पता नहीं चलता। लेकिन जब कभी हम बीमार पड़ते हैं तो एक हेल्पलेसनेस फील होती है। ठीक है, आपके पास पैसे हो सकते हैं और कई बार पैसे नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन हेल्थ की कंडीशन जब काफ़ी ख़राब हो जाती है तो उस वक्त बहुत ही ऐसा फील होता है कि हमारे जीवन में हम क्या ही कर रहे हैं और हम क्या ही कर सकते हैं। स्वास्थ्य हमारे सबके लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, लेकिन कई बार ये बहुत ज़्यादा अवॉइडेड भी हो जाता है। कि अगर हम थोड़ा तथ्यों पे बात करें तो मॉडर्न मेडिसिन, या जिसको हम आम भाषा में एलोपैथी कहते हैं, उसके आने के बाद से मानवता के जो स्वास्थ्य विषयक डेटा हैं उनमें काफ़ी सुधार हुआ है। हम जानते हैं कि हमारे बीच से स्मॉल पॉक्स लगभग ख़त्म हो चुका है, पोलियो लगभग ख़त्म हो चुका है, और बहुत सारी जो डेथ हुआ करती थी, जो मॉर्टेलिटी रेट है, उस पे भी काफ़ी हमने अच्छा काम किया है मॉडर्न मेडिसिन के प्रयोग के बाद से। सन 1900 के आसपास जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट केवल और केवल 32 साल हुआ करती थी, वो अब हमारे आज का डेटा अगर हम उठाएं तो वो लगभग 73 ईयर्स तक पहुंच गई है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मॉडर्न मेडिसिन का जो कंट्रीब्यूशन है ह्यूमैनिटी के लिए वो बहुत ही मार्वेलस है। लेकिन किसी भी चीज़ को देखने का ये एक पहलू हुआ। अगर हम दूसरा पहलू देखें तो हम सभी जानते हैं कि जब आज हम कभी बीमार पड़ते हैं तो हमारे मन में एक डिस्ट्रस्ट होता है, एक अनसर्टेनिटी होती है कि इसका इलाज कैसे होगा। हम डॉक्टर के पास जाते ज़रूर हैं और डॉक्टर आपको समय देते हैं और फिर एक अनगिनत टेस्ट का ज़ख़ीरा लिखते हैं, और एक बहुत आपको बिल्कुल पता नहीं चलता कि कितना खर्च होने वाला है। और ये खर्च सिर्फ भारत के लिए नहीं है, पूरे दुनिया में जो मॉडर्न मेडिसिन के खर्चे हैं वो लगभग अगर हम साल के हिसाब से हिसाब लगाएं तो लगभग 10 से 12% उसमें इजाफा हो रहा है। और ये जो भी जनरल इन्फ्लेशन होती है किसी बजट की, उससे कहीं ज़्यादा होता है। इसके अलावा हम जानते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी हैं। अगर सिर्फ अमेरिका की हम बात करें तो ऑन एन एवरेज 1 लाख से अधिक अमेरिकी डेथ के शिकार होते हैं, जबकि वो बिल्कुल प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन खाते हैं। तो मॉडर्न मेडिसिन के अपने साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर हम टोटलिटी में बात करें तो निश्चित तौर पे हमें मॉडर्न मेडिसिन के साथ-साथ जो दूसरी पद्धतियाँ हैं, जो अल्टरनेटिव मेडिसिन्स हैं, जो कॉन्शसनेस पर्सपेक्टिव है, उसकी तरफ ज़रूर हमें ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि स्वास्थ्य अगर नहीं है तो ये जीवन ही दरअसल नहीं है, और जब स्वास्थ्य आपके पास होता है तो जीवन को आप टोटलिटी में इस्तेमाल कर पाते हैं, उसका लाभ ले पाते हैं। इस खास विषय पे हमने जिनको आज बतरस के स्टूडियो में आमंत्रित किया है, आप उन्हें पहले से जानते हैं। हमारे बीच में हैं डॉक्टर एस रंजन। आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं और काफ़ी लंबा अरसा है आपके अनुभव का। और ना केवल आप एलोपैथ कहें या मॉडर्न मेडिसिन में आप सिद्धहस्त हैं, बल्कि बहुत कम लोग होते हैं जो अपने प्रोफ़ेशन में उस कंफर्ट ज़ोन से बाहर आते हैं और रिसर्च के लिए हमेशा तैयार होते हैं, और नई-नई चीज़ों पे उनकी दृष्टि होती है और अपने प्रोफ़ेशन को वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसे ही हैं डॉक्टर एस रंजन जी। पिछली बार जो हमारी बातचीत हुई वो बिल्कुल
एक अलहदा टॉपिक पे थी, चीज़ें आपस में कनेक्टेड ज़रूर हैं, लेकिन जिन पे हमारी बात हुई तो हमने देखा कि सोल की जर्नी कैसी होती है और कॉन्शसनेस कैसे आगे काम करता है। लेकिन डॉक्टर एस रंजन का जो पहला परिचय है वो डॉक्टर का है, और आज हम हेल्थ पे बात करेंगे, और ये सजेशन भी आपका ही था कि एक टोटलिटी के पर्सपेक्टिव में बहुत कम बात हो पाती है। तो मॉडर्न मेडिसिन की बात तो हम रखेंगे ही, लेकिन साथ-साथ जो दूसरी पद्धतियाँ हैं जो इसको बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती हैं, उन पे हम बात करेंगे। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है डॉक्टर रंजन। धन्यवाद। एक पर्सपेक्टिव सर, ये तो मैंने कुछ चीज़ें देखी, थोड़ा-सा रिसर्च किया तो मैं कह पाया, लगभग 41% जो इंडियंस हैं, वो आउट ऑफ द पॉकेट बजट उनका चला जाता है, और जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन होती हैं मॉडर्न मेडिसिन में वो खरीद नहीं पाते। जेनरिक मेडिसिन उन्हें कितने मिल पाती है फिर वो अलग बहस हो जाती है। ऐसे में पहला सवाल तो यही है सर कि जो आप अल्टरनेटिव मेडिसिन देखते हैं या जो दूसरे कॉन्शसनेस पर्सपेक्टिव की मेडिसिन्स देखते हैं या प्रैक्टिसेस हैं, उनमें आपका टेक क्या है? आपने ये सतीश जी आपने बहुत सही बात बोली कि बहुत सारे लोग, खासकर जो लोअर मिडिल क्लास के फैमिली से हैं, जी। अगर परिवार में कोई बड़ी बीमारी जैसे कैंसर या कोई दूसरी बड़ी बीमारी, कैंसर के अलावा भी और भी कई दूसरी बड़ी बीमारियां होती हैं, कॉर्डाइक्रॉस सिंड्रोम है, एमएस है, या कोई भी बीमारी जिस क्लास में सिंड्रोम होता है, जी, जी। तो फिर पॉकेट से खर्च वो निकाल नहीं पाते, अपनी ज़मीन बेचते हैं, जी, जी, और जी, कई जी। कुछ मामलों में वो बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाते हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग। और आप बड़े सरकारी हॉस्पिटल के बाहर चले जाएं तो आपको दूर दूर जगह से आए हुए लोग वहाँ मिल जाते हैं। जैसे हम लोग दिल्ली में हैं अभी, आप एम्स हॉस्पिटल या सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर जाएं तो आपको मेन गेट के आसपास इतने सारे लोग जो दूर दूर की जगहों से आए हुए होते हैं, जबकि काफ़ी नए सारे एम्स खुल गए हैं। जी, जी, फिर जी। भी ये है। तो हमें अपने जीवन को, अपने हेल्थ को देखने का नज़रिया, दृष्टिकोण ही बदलना होगा। जो अल्टरनेटिव मेडिसिन जिसे कहा जाता है साइंस की लैंग्वेज में, जो भारतीय परंपरा का ज्ञान है, वो इक्वली इफेक्टिव है मॉडर्न मेडिसिन की। अब यह बात डॉक्टर्स को हजम नहीं होगी, एजुकेटेड लोगों को, सो कॉल्ड एजुकेटेड लोगों को हजम नहीं होगी, लेकिन आज हम जिन तथ्यों पर बात करेंगे, अगर कोई भी एक सेंसेबल व्यक्ति उसको पढ़ेगा ना, पढ़ना एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। सिर्फ पढ़ाई सिर्फ स्कूल और कॉलेजों में डिग्री तक नहीं होती है। हेल्थ के मामले में बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जी। जो कई मेडिकल डॉक्टर्स को भी पता नहीं होता। अब ये बात बोलकर कुछ डॉक्टर मुझसे नाराज हो सकते हैं, लेकिन मैंने कई कहा है, सभी डॉक्टर्स जो कॉन्शियस हैं, जो लेटेस्ट मेडिकल रिसर्च में क्या हो रहा है वो पढ़ रहे हैं, तो उन्हें पता होता है। तो सभी डॉक्टर्स वैसे नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत कम डॉक्टर लेटेस्ट चीज़ों से अपने आप को अपडेट रखते हैं। अब जैसे सिंपल मैं बताऊं, लाइफ स्टाइल मेडिसिन, तो एक कॉमन मैन या कॉमन डॉक्टर लाइफ स्टाइल मतलब समझता है कि डाइट, अगर हम ठीक है हमारी, तो लाइफ स्टाइल मेरी अच्छी है, या क्वालिटी ऑफ लाइफ पे उसका फोकस चला जाता है। हाँ, जबकि लाइफ स्टाइल मेडिसिन में जब हम प्रॉपर जाएं तो 5 पिलर 6 पिलर हैं इंटरनेशनल बोर्ड के गाइडलाइन के अनुसार। तो हम पढ़ने का एटीट्यूड, सीखने का एटीट्यूड हमें लाइफ में होना चाहिए, और जो पहले के पुराने ज़माने में जो हो रहा था उसमें जो अच्छी चीज़ें थीं, बहुत सारे लोग गांव से आए हुए होंगे, तो जब छोटे बच्चे थे तो आप किन चीज़ों का प्रयोग करते थे अपने आप को हेल्दी रखने के लिए? अगर अपने कल्चर से, अगर हम अपने एंसेंट कल्चर से जुड़े रहेंगे, उस लाइफ स्टाइल को समझेंगे, फॉलो करेंगे, तो काफ़ी हद तक हम अपने आप को बचा सकते हैं। और जब कोई हेल्थ इशू होता है तब हमें लाइफ स्टाइल मेडिसिन को, जो साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड है, एविडेंस बेस्ड है, उसको हम समझेंगे। और लाइफ स्टाइल मेडिसिन के अलावा थोड़ा एनर्जी मेडिसिन, थोड़ा कॉन्शसनेस मेडिसिन, स्पिरिचुअल कॉन्शसनेस, उसको समझेंगे, जिसमें कि चक्रास आ जाएंगे, जिसमें नाड़ियाँ आ जाएंगी, जिसमें हमारे प्राण, स्वर योग, ईड़ा और पिंगला प्राण आ जाएगी, हमारे अवचेतन मन का प्रभाव आ जाएगा। तो जब हम मॉडर्न मेडिसिन की बात करते हैं या कॉमन पार्लांस में एलोपैथी की बात करते हैं, तो लोगों के मन में एक इमेज होती है कि टेबलेट्स होंगी, इंजेक्शन होगा,
कुछ टेस्ट लिखे जाएंगे, शायद हो सकता है ऑन बेड होकर के मेडिकेशन हो, कुछ थेरेपीज़ होंगी। लेकिन जब हम अल्टरनेटिव मेडिसिन की बात करते हैं और लाइफ स्टाइल मेडिसिन की बात करते हैं, तो इसके भीतर क्या होता है? एक बदरस के दर्शक अगर उसकी इमेजिनेशन करना चाहें, विजुअलाइजेशन करना चाहें, तो कैसे करें? देखिए, लाइफ स्टाइल का अगर हम मीनिंग समझना चाहें, हम अपना जीवन 24 घंटे का जीवन कैसे बिता रहे हैं, जिसमें हमारी नींद भी आ जाएगी, जिसमें हमारा मेंटल हेल्थ, सोचने का तरीका, हम कितने खुश हैं, क्वालिटी ऑफ मेंटल हेल्थ, क्वालिटी ऑफ मूड, मेंटल हेल्थ आ जाएगा, हमारे रिश्ते, हमारे सोशल हेल्थ। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पे अगर परिवार में कन्फ्लिक्ट हुआ तो व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया, जबकि उसके ब्लड पैरामीटर लगभग नॉर्मल थे। रिलेशनशिप का बहुत अधिक महत्व है जी। लेकिन मॉडर्न मेडिसिन में या कॉमन थिंकिंग में हम उस रिलेशनशिप को महत्व नहीं देते। लाइफस्टाइल मेडिसिन में रिलेशनशिप, सोशल हेल्थ, हमारी कम्युनिटी, बिलोंगिंगनेस टू कम्युनिटी, हम जिस कम्युनिटी से हैं उसमें हम कितना अपनापन महसूस करते हैं। परिवार का भाव कम हो रहा है, अब तो जॉइंट फैमिली बहुत कम होती है जी। तो यह एक पिलर है। लाइफस्टाइल मेडिसिन में 6 पिलर हैं। इन 6 पिलर को अगर समझकर जीवन में हम उतारते हैं तो बहुत आसानी से हर बीमारी को ठीक किया जा सकता है। लाइफस्टाइल मेडिसिन में मेडिसिन को डिस्करेज किया जाता है, स्लोली टैपर ऑफ किया जाता है। लाइफस्टाइल मेडिसिन मॉडर्न मेडिसिन से ही निकला है। उसके जो भी पायनियर हैं, जो भी फाउंडर्स हैं, ऑल आर एलोपैथ, एमडी डॉक्टर। इंडिया में भी इंडियन सोसाइटी ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन है, जिसका मैं पिछले 4 साल से मेंबर हूँ जी। एक कॉमन आदमी सर, उसे तो ये बात समझ में आती है, जब तक कोई बात बहुत सीरियस ना हो, उसे ये समझ में आती है कि अगर मुझे हेडेक हो रहा है तो मैं पैरासीटामोल की गोली खा लूँगा जी। और अगर उसे कोई पेट दर्द हुआ तो उसने कुछ मेडिसिन बना रखी है जो उसको पहले काम करती है, तो उस अपने अनुभव से वो खा लेता है और वो शायद ठीक भी हो जाता है। चीज़ें हो सकता है रिकरिंग होती भी हो या फिर बहुत सीरियस होती होंगी तो फिर हॉस्पिटल भागता होगा। तो उस कॉमन आदमी को आपके नज़रिए से अगर आपको उससे संवाद करना हो, आपको उससे कहना हो कि जो चीज़ मुझे 20 मिनट में, आधे घंटे में ठीक हो जा रही है, कम से कम मैं अपना काम कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं लाइफस्टाइल मेडिसिन की तरफ क्यों बढ़ूँ? इसलिए बढ़ें क्योंकि जब भी आप पैरासीटामोल या कोई भी मेडिसिन, चाहे वो एंटासिड हो, एसिड हो रही है, एसिडिटी को कम करने के लिए आप मेडिसिन ले रहे हैं, 100% मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हैं। 100% मेडिसिन। जब मैं MBBS में, हम सेकंड ईयर में फार्मेकोलॉजी पढ़ते हैं, त्रिपाठी की इतनी मोटी पुस्तक होती है, 1.5 साल हमें पढ़ना होता है, हर मेडिसिन के हम साइड इफेक्ट पढ़ते हैं, क्योंकि साइड इफेक्ट का नॉलेज होना जरूरी है। किस एज में, किस हेल्थ कंडीशन में हमें उसकी मेडिसिन कम देनी है। तो कोई भी मेडिसिन बिना साइड इफेक्ट के होती ही नहीं है। एक भी ऐसी मेडिसिन नहीं है मॉडर्न मेडिसिन। हाँ, पैरासीटामोल का भी लीवर पे इफेक्ट होता है, एंटासिड से कॉन्स्टिपेशन होता है, ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं है। बस स्टडी ये होती है कि कितना साइड इफेक्ट एक एवरेज पेशेंट झेल सकता है कि हम उससे काम चल जाए, उससे ज़्यादा उसकी कंडीशन खराब ना हो। जो जिस सिम्टम्स के लिए वो हमारे पास आया है डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल में, वो सिम्टम उसका कम हो जाए तो उस पेशेंट को लगे कि हाँ इलाज हो रहा है। तो कंट्रोल मैनेजमेंट प्रैक्टिस हो रही। मेडिकल मॉडर्न मेडिसिन का फंडामेंटल ही गड़बड़ है। सर ये आप कह रहे हैं? ये मैं कह रहा हूँ। और 5 साल हॉस्पिटल में काम करने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ। तो एजुकेशन रही MBBS की, MBBS के बाद फिर नॉर्मल जो एवरेज होता है कि हॉस्पिटल में जॉब करेंगे, वो मैं जॉब कर रहा था। लेकिन जॉब करते करते, हॉस्पिटल में काम करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि मेडिसिन से लोगों का हेल्थ तो इम्प्रूव नहीं होता है। OPD में पेशेंट आता है और हर 15 दिन के बाद, हर 1 महीने के बाद सेम मेडिसिन के लिए लेने के लिए वो आता रहता है हर एक OPD में। और मैं चूँकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैंने काम किया है तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। प्राइवेट में भी मोरलेस यही फीचर है। बहुत सारे पेशेंट्स के तो बस मेडिसिन रिपीट होते रहते हैं। CST हम लिखते थे इंटर्नशिप में और GRशिप में, कंटिन्यू सेम ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट तो वो है ना कि अगर आपको
हाइपरटेंशन है, आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आपका हाइपरटेंशन हम्म, कुछ दिनों में ठीक हो जाए। हम्म, हाइपरटेंशन है, लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी है। डायबिटीज है, लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी है। थायराइड है, लाइफ लॉन्ग आपको दवाइयाँ खानी है। मॉडर्न मेडिसिन। तो ये ट्रीटमेंट तो नहीं है, ये सिम्टमेटिक मैनेजमेंट है। अब अगर लाइफ स्टाइल को हम समझते हैं, लाइफ स्टाइल, हेल्दी लाइफ स्टाइल, 6 पिलर ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल को समझ कर अडॉप्ट करते हैं, तो आपकी मेडिसिन बंद हो सकती है। 3 महीने 6 महीने का धैर्य रखना है, और सस्टेनेबिलिटी भी इम्पॉर्टेंट है। बहुत हैरानी होगी आपको जान के, मेरे पास ऐसे पेशेंट भी हैं जिनकी डायबिटीज की मेडिसिन बंद हो गई जी। उनका HbA1c, वैसे HbA1c से ज़्यादा अच्छा पैरामीटर फास्टिंग इंसुलिन है, लेकिन HbA1c ज़्यादा कॉमन है, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। HbA1c उनका नॉर्मल हो गया, वो खुश हो गए, दवाइयाँ उन्होंने बंद कर दी। लेकिन अगर हेल्दी लाइफ स्टाइल वो अगर कंटिन्यू आगे नहीं करेंगे, तो 1 साल के बाद, कुछ महीनों बाद उनको फिर से डायबिटीज डायग्नोज हो जाएगा। तो हेल्दी लाइफ स्टाइल जो है वो साइकिल चलाने जैसा है। साइकिल चलाना है तो आपको लगातार पैडल मारते ही रहना है। ये पूरे जिंदगी की कहानी है। अगर आप ये सोचेंगे कि अब तो मैं ठीक हो गया, अब तो मैं आराम से जो मन है वो मैं खाऊंगा, जैसे मन है वैसे मैं सोऊंगा, तो आपके कहने का मतलब है कि कई बार जो मॉडर्न मेडिसिन है उसमें हमारा जो बिहेवियर है वो बहुत रिएक्टिव है, कि हमें कोई प्रॉब्लम हुई, कोई सिम्टम हुआ, हमने दवा ली और फिर हमें लगा कि हम हेल्दी हो गए या अब हमें ज़रूरत नहीं है, और फिर वो चीज़ फिर से अगर आती है तो हम फिर से रिएक्टिव ही प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये सस्टेनेबल मॉडल नहीं हुआ। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हेल्थ के लिए लगातार पैडल चलाना पड़ेगा, लगातार कोशिश करनी पड़ेगी। अब मुझे एक और चीज़ जाननी है सर, कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि आपके पास दरअसल अल्टरनेटिव है नहीं, ऐसा कहा जाता है। हाँ हाँ। अगर लाइफ स्टाइल मेडिसिन फिजिशियंस और लाइफ स्टाइल मेडिसिन फिजिशियन के में भी अच्छा काम करने वाले कई सारे हैं। एक है मेन स्ट्रीम लाइफ स्टाइल मेडिसिन फिजिशियन, और उससे थोड़ा सा हट के इंडियन अप्रोच से IKS को समझने करने वाले मेरे जैसे लोग जी, अगर उनकी बात को माना जाए तो लगभग हम सभी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। अच्छा, तो मुझे पहले आप ये बताएं सर, जैसे सबसे जो नॉर्मल होता है जिसके लिए हम पिल्स तुरंत लेना प्रेफर करते हैं, वो होता है कि पेन, किसी तरह का पेन हुआ अचानक आपको, कोई फिजिकल पेन हुआ और बॉडी ऑर्गन के हिसाब से या पार्ट के हिसाब से फिर हम लेना चाहते हैं। तो जो पेन मैनेजमेंट है उसमें ये कितना कारगर है, या कुछ ऐसी कोई व्यवस्था है भी कि नहीं है? 100% कारगर है। बस यहाँ पर ये समझना है, देखिए हमें अपने सोचने के तरीके को ही लंबा करना होगा। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ सिस्टम की नहीं है, मेडिकल सिस्टम, जहाँ पे आपको बस पिल्स दिया जा रहा है। प्रॉब्लम 50% प्रॉब्लम एक आम इंसान के माइंडसेट में भी है कि वो सोच ही नहीं रहा है, बस उसको जो दिखाया जा रहा है एड के एडवर्टाइजिंग के माध्यम से। मेडिसिन की भी, सिर दर्द की मेडिसिन की दवा का भी एडवर्टाइजमेंट होता है, जो कि इथिकली नहीं होना चाहिए जी, जी, जी। ना? और वो उसी माइंडसेट में होता है कि मैं टैबलेट लूंगा और मेरा चीज ठीक रहेगा। जीवन जीने के तरीके से अपने हेल्थ को मैनेज करना सीखना है। तो सिर्फ पेन जब है, ये पेन क्यों आया है, क्या मेरे बैठने का या सोने का पोस्चर गड़बड़ है, हम उसको एनालाइज करें। जैसे अभी जब हम बैठे हैं तो ये चेयर एर्गोनॉमिकली सही है कि जब मैं कंफर्टेबल बैठा हूं तो मेरा पैर जो है वो सरफेस को प्रॉपर्ली टच कर रहा है। अब बहुत चेयर है जहाँ पे पैर आपके ऊपर है जी, या वो छोटा है, आपको पैर मोड़ना पड़ रहा है, तो आप कंफर्टेबल नहीं रहेंगे अगर आप ज़्यादा देर 2 घंटे 4 घंटे बैठ रहे हैं तो। जी, जी, जी। अब इस एर्गोनॉमिक्स बैठने का पोस्चर है, इसका अवेयरनेस ही लोगों को नहीं है। तो हमारे बैठने का पोस्चर, हमारे सोने का पोस्चर, हमारा मूवमेंट, हम हर दिन हमारे शरीर में इतना मूवमेंट होना चाहिए कि हमारे इस बॉडी के हर एक जॉइंट्स घूमे। अगर हम नहीं जॉइंट्स को चलाएंगे तो नॉर्मली जो थिंकिंग है कि अगर जंग लग जाएगा कोई भी मशीन को, इंस्ट्रूमेंट को अगर नहीं चलाओगे तो हम सोचे अपने आप पे, क्या जब हम मूवमेंट करते हैं 24 घंटे में, क्या हमारे बॉडी के हर एक जॉइंट से मूवमेंट होता है? नहीं होता है ना। हिप जॉइंट पे, खासकर हिप जॉइंट पे जितना एंगल का मूवमेंट होना चाहिए
छोटे बच्चे बहुत उछल कूद करते हैं तो उनका हो जाता होगा, जी जी। लेकिन एडल्ट का हिप जॉइंट पे प्रॉपर मूवमेंट नहीं होता है। हम्म। तो जब मैं एक्यूपंक्चर, TCM एक्यूप्रेशर में जब हम इस समय भी बात देखते हैं, थाई रीजन में ब्लड का स्टैसिस, खून का बहना का कम होना, स्लो होना, वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। जैसे जो भी PCOD की दिक्कत या और इस तरह गायनी प्रॉब्लम, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, उसका ये सबसे बड़ा कारण है कि आपके थाई रीजन में ब्लड मूवमेंट ठीक से नहीं हो रहा है। तो पेन को सिर्फ पेन नहीं देखना है, वो ओरिजिन कहाँ से हुआ है और उसके लिए हम लाइफस्टाइल पे क्या काम करें। लाइफस्टाइल फर्स्ट अप्रोच होना चाहिए हमेशा। पहले हम लाइफस्टाइल को ठीक करें, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने, और 90% केस में आप पाएंगे कि आपने लाइफस्टाइल पे काम किया, आपका पेन पूरी तरह से छूमंतर हो जाएगा। सर मैं उन थोड़े से लोगों की बात करूंगा जो इस मामले में थोड़ा तो अवेयर हैं कि अगर रूट पे काम करना है तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस लेना चाहिए, और जो हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम है, अल्टरनेटिव मेडिसिन है और लाइफ स्टाइल बिहेवियरल चेंजेस हम मॉडिफिकेशन करेंगे तो होगा। लेकिन वो जो थोड़े से लोग अवेयर भी हैं उनमें भी एक शंका रहती है कि जो इमरजेंसी है या जो अचानक से कोई पेन आया, कोई एंजाइटी अटैक होता है या कोई स्ट्रेस आया अचानक से, या कोई लॉन्ग टर्म डिप्रेशन है सर, और कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है जो रिकरिंग है, तो उन्हें अभी भी लगता है कि इसके लिए तो फिर हमें मॉडर्न मेडिसिन में ही जाना पड़ेगा। देखिए सुरेश जी, सबसे पहले मैं आपकी इस बात पे कहूँगा कि जो आप बोल रहे हैं, जो थोड़े अवेयर हैं, मैं स्पिरिचुअल डॉक्टर्स फॉर होलिस्टिक हेल्थ नाम का प्लेटफॉर्म चलाता हूँ, और इस कारण से मेरी कई डॉक्टरों से बात होती रहती है जो बोलना पसंद करते हैं, जो सोशल मीडिया पे अपना नॉलेज देना चाह रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं। मुझे ऐसे भी डॉक्टर मिले, MD DM, जो अपने आप को लाइफस्टाइल फिजिशियन बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें लाइफस्टाइल मेडिसिन का, न्यूट्रिशन का फैक्ट प्रॉपर्ली नहीं पता है। जो लाइफस्टाइल मेडिसिन में न्यूट्रिशन का गाइडलाइन है वो है कि आपको होल फूड प्लांट डाइट लेना है ना। प्लांट्स में फाइबर होता है, प्रीबायोटिक, जब उसको फर्मेंट करते हैं तो वो प्रोबायोटिक बनता है। अब ये प्रीबायोटिक का इंपॉर्टेंस, फाइबर का इंपॉर्टेंस है, ये लाइफस्टाइल कहने वाले सो कॉल्ड फिजिशियन भी मतलब अवेयर नहीं है। लाइफस्टाइल मेडिसिन वो प्रॉपर्ली तो वैसे कॉपीराइट है अमेरिकन कॉलेज ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन का, जब तक आपने उनका एग्जाम पास नहीं किया है, अच्छा, तो आप लीगली, मेडिको लीगली नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया तो लॉ लिबरल है और यहाँ पे बहुत सारी चीज अंडर कारपेट चल रही है, तो सुपरविजन नहीं हो पाता है, और ह्यूज पॉपुलेशन होने की वजह से हमारा ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। तो जो आप यहाँ कह रहे हैं, कुछ लोग जो अवेयर हैं, ये जो सो कॉल्ड अवेयर आप जो कह रहे हैं, इनका भी बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट्स हैं। बिल्कुल, ब्लाइंड स्पॉट्स आप समझते होंगे कि उन्हें पता नहीं है कि उनको पता नहीं है। हाँ, ये अननोन से। हाँ। अब जब तक उनको ये पता हो, अगर उनको ये पता होगा कि मुझे ये बात पता नहीं है, तब उसको पता करने के लिए वो कुछ करेंगे, कोशिश करेंगे, चैट GPT पे या क्लाउड पे पढ़ेंगे या कोई बुक्स पढ़ेंगे। और यहाँ पर ये मामला बहुत समझना जरूरी है कि चैट GPT इज नॉट दैट मच कॉम्पिटेंट एज ऑफ नाउ कि आपको सारा इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाए। बहुत सारे एरर होते हैं लेकिन उनको रियलाइज नहीं होता। सर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जो इमरजेंसी की चीज़ें होती हैं, या पेन का हुआ, या जैसे मैंने पैनिक अटैक बोला, एंजाइटी अटैक बोला, या साइकोलॉजिकल रिकरिंग जो डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, कई बार ऑफिस प्लेस पे आप काम कर रहे हैं, घर पे आप काम कर रहे हैं, तो ऐसे केस में तो सबको तुरंत समझ में आता है कि हाँ, हॉस्पिटल लेके भागो या मेडिसिन गटक लो आप। तो ऐसे केस में हमारे पास क्या है विकल्प? देखिए, हॉस्पिटल लेके भागने से पहले बात ये है कि हर एक एजुकेशन सिस्टम में ही बेसिक हेल्थ केयर का करिकुलम ऐड होना चाहिए। हॉस्पिटल में भी हमारे पास आएगा तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम पेशेंट को लिटाते हैं। मैंने 5 साल इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ही काम किया है, जो भी 5 साल मैंने MBBS के बाद काम किया है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ही काम किया है। पेशेंट लेटेगा, उसको हाइड्रेशन उसका नॉर्मल रहे, इसके लिए इसको हम ड्रिप लगाएंगे। तो पेशेंट का लेटना एक अच्छी चीज़ है, उसका हाइड्रेशन प्रॉपर होना चाहिए, तो उसको हम पानी, सबसे बेस्ट नारियल पानी होता है या जो भी पीने का पानी हो वो पिलाना। अगर वो कॉन्शियस है और खुद से पी सकता है, बैठ के पी सकता है, तो लेट कर पानी नहीं पीना चाहिए ना, वो पानी सटने के, गड़कने के चांसेस रहते हैं। 45 डिग्री एंगल पे या कुछ डिग्री एंगल पे ही पानी
कॉन्शियसली सब्जेक्ट पिए। हम्म, और रिलैक्स करने की कुछ टेक्निक, कुछ विधियां थोड़ी पता होनी चाहिए, है ना। हमारे मॉडर्न मेडिसिन में तो रिलैक्सेशन पे फोकस अभी नील है, जीरो है। हाँ, थोड़ी थोड़ी बात आनी शुरू हुई है। अभी भी मुझे पता चला है कि जो मेडिसिन, कुछ मेडिसिन्स में ऐसा उनके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, अब बहुत सारी मेडिसिन में छोटे पेपर होते हैं जिसमें लिखा होता है इस मेडिसिन के बारे में, उसमें अब ऐड होने लगा है कि मेडिसिन वर्क विद लाइफस्टाइल। अच्छा। हाँ, ये कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट तो हो रहे हैं, लेकिन ये बहुत स्लो डेवलपमेंट है। और हर एक समझदार व्यक्ति को खुद से हेल्थ के बारे में पढ़ना, मैं पढ़ना बोल रहा हूँ, चैट जीपीटी या यूट्यूब पे सर्च करना नहीं। हाँ, जब समय कम है तो आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन फिर राइट प्रॉम्प्टिंग, राइट मैसेज लिखना आपको आना चाहिए कि एज पर एविडेंस बेस्ड लाइफस्टाइल मेडिसिन। सर, मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये सवाल मैं दोबारा पूछ रहा हूँ सर। आप मुझे एकदम से हाँ और ना में उत्तर दें इस वाले प्रश्न के लिए कि इमरजेंसी सिचुएशन में हम मॉडर्न मेडिसिन के अल्टरनेटिव मेथड में जा सकते हैं या नहीं जा सकते? 100% जा सकते हैं। अच्छा। इमरजेंसी में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अलावा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जिसमें कोई फ्रैक्चर हो या कोई मेजर ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग, हाँ, उस एक्सेप्शन के अलावा जो बाकी जो होती हैं कि कोई दर्द है, फिट्स है, या हार्ट, कोई व्यक्ति बेहोश हो गया है, इन सभी 90% इमरजेंसी को भी एनर्जी मेडिसिन बहुत अच्छे से टैकल करता है, मैनेज करता है, प्रोवाइडेड आपको उसका नॉलेज हो। सर, बहुत ये काफ़ी सुकून वाली बात है जानना, क्योंकि जो सबसे बड़ा सवाल लोग उठाते हैं वो ये तो नहीं खारिज करते कि लाइफ स्टाइल मेडिसिन काम नहीं करती या इंडियन नॉलेज सिस्टम में गहराई नहीं है, लेकिन वो ज़रूर इस बात पे जोर देते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन में, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन जब होती है, तो उसमें ये काम नहीं करेंगे आप। ये उन्होंने देखिए, अगर उन्होंने स्वर योग नहीं पढ़ा हो, एनर्जी मेडिसिन, टीसीएम एक्यूप्रेशर नहीं पढ़ा हो, नहीं समझा हो, तो उनको ऐसा ही लगता है जी ना। बल्कि मैं आपको, चूंकि मैंने इमरजेंसी में काम किया है, अगर किसी को फिट्स आया हो, एपिलेप्सी, अच्छा, तो वहां पे मॉडर्न मेडिसिन में भी उसको कंट्रोल करने के लिए कोई दवा नहीं है। अच्छा, वो नेचुरली सबसाइड होता है, और वो फिर से ना आए उसके लिए फेनोटॉइन, इप्टॉइन का इंजेक्शन लगता है ड्रिप में। फेनोटॉइन, इप्टॉइन जो है फिट्स में दिया जाता है, उससे फिट्स रुकते नहीं है, उसका इलाज नहीं है, वो इसका इलाज नहीं है। नेक्स्ट फिट्स नहीं आए उसको वो रोकता है, सिर्फ अरेस्ट करता है उसे। एनर्जी मेडिसिन में ऐसे टेक्निक हैं, कलर थेरेपी में, अगर कोई जानता है तो वो फिट्स को रोक सकता है। और ऐसे ही कोई एंजाइटी है, साइकोलॉजिकल चीज़ें, कई बार लोग ब्रेथलेसनेस होने लग जाती है, अचानक से बहुत तेज़ दिल की धड़कन बढ़ जाती है, तो फिर वो कोई दवा खाना चाहते हैं तुरंत, तो ऐसी चीज़ों के लिए भी चीज़ें हैं वहाँ पर। 100%। अगर हम रिलैक्सेशन टेक्निक जानते हो जो ब्रीदिंग से जुड़ी हुई है, जो हमारी नाड़ियों से, टीसीएम एक्यूप्रेशर, मैं टीसीएम एक्यूप्रेशर बोल रहा हूँ क्योंकि एक्यूप्रेशर एक फील्ड, अनरेगुलेटेड फील्ड में बहुत सारी दूसरी चीजें आ जाती हैं, जैसे मरमा है, या रिफ्लेक्सोलॉजी है, या सुजोक है, ये भी काम करती हैं, लेकिन टीसीएम एक्यूप्रेशर जितना अच्छा काम करता है, मरमा उतना अच्छा काम नहीं करता है। अब मरमा को सुनने वाले मेरे इस स्टेटमेंट से खुश नहीं होंगे, लेकिन चूंकि मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ और मुझे एविडेंस चाहिए, मुझे प्रमाण चाहिए, साइंस चाहिए, तो अगर किसी को टीसीएम एक्यूप्रेशर का नॉलेज हो तो एंजाइटी को काफ़ी जल्दी रिलैक्स किया जा सकता है। और यहाँ पर अगर प्राण, जो पृथ्वी प्राण है ना, प्रकृति प्राण है, अगर उसका उपयोग करना आता हो तो आप इसको पूरी तरह से एंजाइटी को ख़त्म कर सकते हैं। सर, इस पे और बात करेंगे, उसके पहले एक कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए, जब हम डिजीज़ की बात करते हैं सर, तो बहुत तरह की डिजीज़ हैं एक्चुअली, कई लेयर्स पे होती हैं, कई लेवल पे हैं, लेकिन कुछ डिजीज़ जो हैं जो बहुत बिग किलर्स की तरह बदनाम हैं, जैसे कि आपका जैसे बीपी हुआ सर, डायबिटीज़ हुआ, कैंसर हुआ, थायराइड की बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये लाइफ स्टाइल डिजीज़ हैं और
लॉन्ग टर्म में अगर आपको इसको क्योर करना है, ट्रीटमेंट करना है, क्योर करना है या रिमिशन करना है, तो आपको लाइफस्टाइल मेडिसिन की तरफ आना पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है, कुछ लोग मानते हैं। कितना प्रैक्टिस में है, आज आप सामने हैं तो आपसे सीधे पूछना ज़रूरी है। इससे पहले कि आप जवाब दें सर, मैं कुछ फैक्ट भी जोड़ना चाहता हूँ। अभी दिल्ली का ही डेटा है सर, यहाँ पे कहा जा रहा है कि हर चौथा आदमी बीपी लेकर के घूम रहा है जी। ये बहुत अलार्मिंग फैक्ट है। और डायबिटीज़ के बारे में कहते हैं कि हर पांचवा आदमी या तो प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है वो। और कैंसर के बारे में भी सर, चूँकि हमारे भारत की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, कैंसर के बारे में कहते हैं कि भारत में हर 9वां या 10वां आदमी कैंसर प्रोन है। जी। और ये तीनों डेटा आपस में मिला करके ये बहुत ही अलार्मिंग है, बहुत डरावना है ये। अभी हम थोड़ा सा कहीं जल जाते हैं या कुछ कट जाता है, या हमें कोई छोटा सा पैनिक अटैक आता है, इमरजेंसी सिचुएशन है, चलिए ठीक है, फर्स्ट एड रिस्पॉन्स पे भी हमने आपसे बात की, चीज़ें मैनेज हो सकती हैं एक्सेप्ट हैवी ब्लीडिंग एंड फ्रैक्चर जो आपने बताया। लेकिन सर जो इस तरह की डिजीज़ेज़ हैं जिसके डेटा इतने भयावह हैं कि हर चौथा आदमी, हर पांचवा आदमी, हर 9वां आदमी, मुझे ये जानना है सर आपसे कि ऐसी डिजीज़ के लिए क्या वे आउट है हमारे अल्टरनेटिव मेडिसिन में? सबसे पहले मैं बीपी की बात करता हूँ, ब्लड प्रेशर, है ना। ब्लड प्रेशर में वर्ड ही है प्रेशर। जब आप अपने काम में प्रेशर लेते हैं अपने माइंड पे, तभी आपको ब्लड प्रेशर होता है। अब ये कंसेप्ट जो है ये साइकोसोमेटिसिटी माइंड बॉडी मेडिसिन से आ रहा है। अगर कोई लाइफस्टाइल मेडिसिन को समझता है, पढ़ता है, और लाइफस्टाइल मेडिसिन ग्रुप ने लाइफस्टाइल मेडिसिन पर बेसिक बुक 350 रुपये में अमेजन पे अवेलेबल करा रखी है। 12 चैप्टर की ये बुक जो 24 डॉक्टरों के द्वारा लिखी गई है। कोई भी एवरेज आदमी 350 रुपये में उस लाइफस्टाइल मेडिसिन बुक को पढ़कर लाइफस्टाइल की जो बातें वो उसे प्रैक्टिस करनी चाहिए वो जान सकता है। आज के ज़माने में ये चीज़ तो अच्छी हो गई है, बिल्कुल ऐसा नहीं है नॉलेज के लिए आपको सिर्फ डॉक्टर के पास जाए तभी आपको नॉलेज मिलेगा। तो ब्लड प्रेशर को लाइफस्टाइल मेडिसिन के 6 पिलर को समझकर और माइंड बॉडी मेडिसिन के इस कंसेप्ट को कि आपको लाइफ में स्ट्रेस नहीं लेना है। ये लाइफस्टाइल मेडिसिन के अंदर जो मेंटल हेल्थ सेक्शन है और जो स्लीप एंड रेस्ट का पिलर है, इस 2 पिलर में आ रहा है। अगर आपने इस 2 पिलर को ठीक से समझा और किया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, रेस्ट, हमारी नींद अच्छी होनी चाहिए, गहरी नींद होनी चाहिए, और आप जीवन में तनाव ना लें। और तनाव को दूर करने के लिए एक बहुत अच्छा साधन है जो हमारे योग के अंदर आता है, योग निद्रा। बिहार स्कूल ऑफ योगा का ये योग सूत्रा की पुस्तक है। बिहार स्कूल ऑफ योगा का ही पुस्तक है योग निद्रा, जो यूट्यूब पे भी प्रैक्टिकली लोग सुनकर कर सकते हैं। किताब पढ़ना ही जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, जो पढ़ना चाहते हैं तो वो ये इसके पीछे भी कई सालों की परंपरा है, प्रमाण है। मैं ये बताने के लिए मैं बुक का जिक्र कर रहा हूँ। अगर जिनको तनाव हो जाए तो वो योग निद्रा का अभ्यास करे 3 महीने में। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 3 महीने में, चाहे आपको कितने भी साल से ब्लड प्रेशर हो। अच्छा। खासकर इसेंशियल हाइपरटेंशन। इसेंशियल हाइपरटेंशन मतलब जिनको सिर्फ हाइपरटेंशन है, कोई दूसरी बीमारी जैसे किडनी की बीमारी या डायबिटीज ना हो, तो उनका श्योर शॉट उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाएगा। क्या बात है। लाइफस्टाइल मेडिसिन के 2 पिलर, स्लीप एंड रेस्ट को प्रॉपर वो करें, रात में गहरी नींद लें, दिन में योग निद्रा करें जो 20 मिनट में हो सकती है। अपने जीवन में तनाव को कम करें, जिन बातों से उन्हें तनाव होता है उनसे वो दूर रहने की कोशिश करें जो प्रैक्टिकली फिजिबल है। और 350 रुपये की लाइफस्टाइल मेडिसिन बुक पढ़ें, और लुई हे की ये यू कैन हील योर लाइफ जो साइकोसोमेटिसिटी माइंड बॉडी मेडिसिन को डिस्क्राइब करती है। लुई हे को पढ़ने के अलावा इन्ना सेगल सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ योर बॉडी, ये माइंड बॉडी मेडिसिन भी अपने आप में काफ़ी बड़ी फील्ड है। अभी फॉर्मलाइज नहीं हुई है, हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अभी नहीं आई है, धीरे धीरे भविष्य में आ सकती है अगर अच्छे पॉलिसी मेकर्स आते हैं तो सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ योर बॉडी पढ़ के लोग जान सकते हैं कि हमारे माइंड का क्या रोल होता है हमारे हेल्थ पे। मैं सर वही पूछने वाला था कि जब मैं आपको सुन रहा हूँ तो मेरे दिमाग में ये चीज़ें आ रही हैं कि लोगों को ऐसा लगता है कि कोई बीमारी हुई, आप उसकी दवा खा लो,
और माइंड पे काम करना है या माइंड पे काम करते हुए बॉडी पे इसके इफ़ेक्ट आते हैं, ये लोगों को विश्वास नहीं होता। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करने वाला था कि अगर आप, चूँकि आपके पास तो बहुत अच्छे पर्सनल एनेक्डोट्स हैं, काफ़ी लंबी आपकी प्रैक्टिस है और बहुत सफल केसेस हैं आपके पास, तो हमारे दर्शकों को ज़रूर वो केसेस भी बताइएगा सर, जिन्होंने आपकी इन एडवाइस को माना, प्रॉपर ट्रीटमेंट में रहे, प्रोटोकॉल को माना उन्होंने और किताबें पढ़ी, मनन किया, ध्यान किया या योग निद्रा किया, तो क्या सच में उनकी स्थिति पहले से बेहतर हुई? मैं पिछले 12 साल से एनर्जी मेडिसिन और कॉन्शसनेस पर काम कर रहा हूँ फुल टाइम। जी। वैसे तो मैंने एमबीबीएस के टाइम से ही थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दिया था। मैं पिछले 20 साल से 18 साल से ध्यान मेडिटेशन सिखा रहा हूँ, यानी कि कॉन्शसनेस को समझने का और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जी, जी, जी। तो मेरे पास तो बहुत सारे पर्सनल एनेक्डोट्स हैं, लेकिन मैं सबसे पावरफुल 2 आपको कहानी बताता हूँ। पहला है कैंसर ठीक होने का। अच्छा। स्टेज 3 रेक्टल कार्सिनोमा इन ए यंग गर्ल, 31 साल की एक लड़की, दिल्ली की ही लड़की, उसको रेक्टल कार्सिनोमा था। कोविड के टाइम पे उन्होंने मुझसे ट्रीटमेंट लेना चालू किया और ट्रस्ट, देखिए एक बहुत बड़ी बात होती है ट्रस्ट। लोग जो अल्टरनेटिव मेडिसिन के प्रति लोगों का ट्रस्ट बढ़े तब वो शायद ट्राई करें। तो ये ट्रस्ट डेवलप करने के लिए पहले उन्होंने मेरे जनरल मेडिटेशन के प्रोग्राम सुने। मैं मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे सिखाता रहता हूँ, तो उन्होंने पहले मेरे कुछ दिन मेडिटेशन के प्रोग्राम सुने। जब उनको ट्रस्ट आ गया, और ये हर एक व्यक्ति का इशू है, कोई तुरंत ट्रस्ट डेवलप नहीं होता। तब फिर उन्होंने मुझे संपर्क किया। उनके एक रिलेटिव ने मेरा नाम रिकमेंड किया था। फिर उस रेक्टल कार्सिनोमा के पेशेंट का मैंने ट्रीटमेंट चालू किया प्रॉपरली। जो भी टर्म एंड कंडीशन थे उनको उन्होंने स्वीकार किया। मतलब जैसे मैं अगर मैं एक प्रोफेशनल ट्रीटमेंट दे रहा हूँ तो एक उसकी एक फ़ी होगी, है ना, वो फ़ी उन्होंने पे किया। हफ्ते में 3 दिन का ट्रीटमेंट था और वो 10 महीने में उनका कैंसर रिमिशन हुआ। मीन्स उनके रिपोर्ट पे वो चीज़ें नॉर्मल हुई, नॉन मेटास्टैटिक स्टेट में वो आ गया। आज वो स्वस्थ है? आज वो बिल्कुल स्वस्थ है, फिजिकली मेंटली सी इज फिट, ऑल राइट। अब यहाँ पर जब उसका रिपोर्ट नॉर्मल आ गया, मेरे फ्रेंड हैं जो गैस्ट्रिक सर्जन है, मैंने उनको रिपोर्ट उनको भेजी, तो उनका कहना था कि ये ठीक है भाई, रिमिशन में है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन बेसिस पे सर्जरी इसको कराना चाहिए। अच्छा, है ना। हालांकि हमारा मेडिकल में सोच ऐसी है कि प्रिकॉशन बेसिस पे ही, तो अगर हम सुपरविजन भी तो कर सकते हैं, अगर कोई सिम्टम्स आएंगे तो हम देखेंगे, है ना। अब जब ट्रीटमेंट जब होता है तो इंटेंसिव लाइफस्टाइल चेंज होते हैं, है ना। जब वो कंटिन्यूस सुपरविजन में है, मैं हफ्ते में 3 दिन उनसे मिल रहा हूँ। अगर अब रेगुलर मिलना तो अब नहीं होता, लेकिन फिर भी वो फैमिली टच में है। जी जी जी। और मॉडर्न मेडिसिन में भी पीरियडिकली फीडबैक फॉलोअप का हर 1 साल पे, हर 6 महीने पे फॉलोअप होता है। तो कैंसर पेशेंट में फॉलोअप आइडियली होना भी चाहिए। तो फॉलोअप में पता चल जाएगा। तो अभी इंटेंसिव लाइफस्टाइल प्रैक्टिस तो नहीं हो रही है, हाँ। तो अभी जो बेसिक है, कुछ बेसिक को वो फॉलो कर रहे होंगे होपफुली। तो फैमिली टच में है तो वो संपर्क कर लेगी फिर से, अगर होता है तो सिम्टम डेवलप कुछ ऐसा होते हैं तो रिपोर्ट पे चीज़ें नॉर्मल है। तो रेक्टल कार्सिनोमा का हीलिंग का एक मेरे पास केस है। सर, ये तो काफ़ी बड़ी उपलब्धि हुई फिर तो कैंसर के क्षेत्र में, और ये बड़ी खुशी की बात भी है। और आपके पास जो एनेक्डोट है आपका अपना पर्सनल है, तो मुझे लगता है ये तो रिसर्च और ये स्टडी पब्लिश होनी चाहिए, ताकि ज़्यादातर लोगों के सामने आए। अगर इस तरह से रिमिसल हो सकता है तो ये चीज़ें कॉमन प्रैक्टिस में आनी चाहिए। तो प्रोफेसर सरीस, आप प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस के जी, आप समझते हैं रिसर्च जर्नल के रियलिटी को। रिसर्च जर्नल में पब्लिश करने के लिए कई सारे आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना है। तो आइडियली मैं भी वो पब्लिश कर सकता हूँ, लेकिन मैंने अपने अनुभव से देखा कि जहाँ मेरे जैसे हजारों कैंसर पेशेंट हैं जिन्होंने विदाउट कीमोथेरेपी भी अपने आप को हील किया हुआ है, और ये फील्ड कहलाता है रेडिकल रिमिशन लाइफस्टाइल। केली टर्नर नाम की एक कैंसर रिसर्चर हैं कैलिफोर्निया में, जिन्होंने 10 साल का समय लगाकर ऐसे कैंसर पेशेंट्स को ढूंढे, और ऐसे उनको इंटरनेट पे तो 8000 केसेस मिले।
अच्छा। इंस्टीट्यूट ऑफ नोएटिक साइंस IONS, उसने ऐसा स्टडी किया हुआ है कि ऐसे कैंसर पेशेंट्स हैं जिन्होंने अपना कैंसर बिना कीमोथेरेपी भी ठीक किया है। 1,500 केसेस मेडिकल जर्नल में लिंक्ड थे। उन डेटा को रिट्रीव किया केली टर्नर ने और उसमें से उसने 100 से ज़्यादा इंटरव्यू किए कैंसर पेशेंट्स और उनके हीलर्स का कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि विदाउट कीमोथेरेपी, कुछ लोगों ने ट्रीटमेंट शुरू किया था लेकिन उसका साइड इफेक्ट इतने हो गए कि उन्हें कीमोथेरेपी बंद करनी पड़ी। तो कुछ ऐसे थे जिन्होंने कीमोथेरेपी चूज नहीं किया और कुछ जिनको कीमोथेरेपी बंद करनी पड़ी। तो केली टंडन ने PhD की हुई इस टॉपिक पे ऐसे पेशेंट्स पर उन्होंने 2 किताब पब्लिश की हुई है, रेडिकल रिमिशन, रेडिकल होप। तो कोई भी कैंसर पेशेंट या उसकी फैमिली अगर इन 2 किताबों को पढ़ता है तो उसे पता चलेगा कि हाँ, बिना कीमोथेरेपी भी आप नेचुरल तरीके से, स्पिरिचुअल तरीके से कैंसर को रिवर्स कर सकते हैं। सर, इसमें मैं पूछूंगा कि जैसे कैंसर शब्द आता है लोग बहुत डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और हमारे आसपास बहुत ज़्यादा अवेयर लोग होते नहीं हैं। अवेयरनेस के बारे में हमने बात की ही है। तो अगर इस पे PhD हो चुकी है, 2 किताबें आ चुकी हैं, तो नॉर्मल हॉस्पिटल्स में या कैंसर हॉस्पिटल्स में ये प्रोटोकॉल पे बात भी क्यों नहीं होती? ये हमारे सिस्टम की बहुत सैड रियलिटी है ना। यहाँ पे वो चीज़ प्रमोट नहीं होती जो चीज़ सही और अच्छी है। वो चीज़ प्रमोट होती है जिससे हमें रिकरिंग प्रॉफिट होता है। रिकरिंग, यह एक बहुत सैड ट्रूथ है। और जब तक गवर्नमेंट और कॉरपोरेट कोई कॉरपोरेट ग्रुप या कोई गवर्नमेंट जब तक इन चीज़ों के लिए सीरियस नहीं होगी तो आम जनता जो किताबें नहीं पढ़ सकती, जो नहीं जानती कि किताबों पढ़ने का महत्व है, वो तो पिसती रहेगी। इसके अलावा मैं एक और बहुत आपको पावरफुल बात बताता हूँ। आप पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, पढ़िएगा। अगर किसी को हार्ट अटैक आया, ठीक है, तो नॉर्मली यही है कि उनको हम हॉस्पिटल ले जाएंगे और वहाँ पे उनका बाईपास होगा और ऑपरेशन होगा। कैलिफोर्निया में मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने वाले एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर डीन ऑर्निस, जो पिछले 30 साल से हार्ट ब्लॉकेज को बिना दवा, बिना सर्जरी रिवर्स कर रहे हैं। अच्छा। और उनके लाइफस्टाइल मेडिसिन प्रोग्राम को इंश्योरेंस कंपनियां, 2 इंश्योरेंस कंपनियां रीइंबर्स करती हैं। क्या बात। इतना स्टेज तक वो आगे आ चुके हैं। उन्होंने अपने रिसर्च को जितने भी लीडिंग मेडिकल जर्नल हैं, जैसे जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन JAMA, BMJ, लैंसेट, अमेरिकन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी, सभी में पब्लिश कर चुके हैं। लेकिन अभी तक वो किसी लाइफस्टाइल मेडिसिन की बुक में लाइफस्टाइल वाले थोड़ा बहुत बात कर रहे हैं, पब्लिश रूप से वो नहीं आया है और मेन स्ट्रीम मेडिसिन में तो बिल्कुल ही नहीं आया है। हाँ, हमारे आसपास के हॉस्पिटल्स में तो कोई बात ही नहीं करता उन पे। कोरोनरी ब्लॉकेज किसी भी लेवल का हो, वो लाइफस्टाइल मेडिसिन से रिवर्स होता है डॉक्टर डीन ऑर्निस के अनुसार। और डॉक्टर डीन ऑर्निस जैसा ही डॉक्टर कार्लवेल इसेल्सिन, ये 2 मेडिकल डॉक्टर काम कर रहे हैं और उन्होंने कई लोगों के जीवन में ऐसे रिमिशन किया है बिना दवा, बिना सर्जरी। इंडिया में भी 2 डॉक्टर मेरी जानकारी में है, देहरादून में डॉक्टर विमल छाजेड़ और अहमदाबाद में डॉक्टर सुधीर भागिया, जो ऐसा कर रहे हैं बिना ऑपरेशन कार्डियक ब्लॉकेज को खोलने का कार्यक्रम। सर, मैं आपको बधाई देता हूं क्योंकि कैंसर शब्द बहुत दहशत पैदा करता है और आपने एक सफल केस किया और बाकी पे भी आप काम कर ही रहे होंगे। एक और एनेक्डोट है सर, जो हमने आप बातचीत की थी स्टूडियो में आने से पहले, जो वो भी बहुत पावरफुल एनेक्डोट है आपका, कैसे आपने उसे रिमिशन किया, सुनना चाहूँगा। हार्ट होल। हार्ट होल नॉर्मली ऐसा सोचते हैं जब खासकर जब वो मॉडरेट साइज का हो तो उसके लिए ऑपरेशन होता है। अच्छा। जो स्मॉल साइज के हार्ट होल है, स्मॉल साइज मतलब 3 mm 3.5 mm से छोटे वाले। तो मेरे कुछ साल पहले एक मदर मेरे से टकराई जो अपने बच्चे के हार्ट होल के लिए कंसर्न थी और उसका बच्चा उस समय 6 साल का था। जन्म के अगले दिन ही बच्चे को हार्ट होल है ये डिटेक्ट हो चुका था। तो 4 साल तक वो स्ट्रगल करते रहे क्योंकि जो छोटे हार्ट होल होते हैं या कभी कभी मॉडरेट साइज के भी, वो कभी कभी भर जाते हैं। तो नेचुरली भी हील हो जाए इसकी वो वेट कर रहे थे, कुछ एक्टिव प्रयास नहीं कर रहे थे क्योंकि उनके जीवन में लाइफस्टाइल मेडिसिन या एनर्जी मेडिसिन नहीं आया था। 6 साल की उम्र पे वो मुझसे
मुझसे मिले, मेरे किसी रिलेटिव ने उनको रिकमेंड किया कि आप डॉक्टर रंजन से मिल लो एक बार, और मैंने उनको लाइफ स्टाइल मेडिसिन और एनर्जी मेडिसिन की चीज़ें बताई, एक्यूप्रेशर और चक्रा मेडिटेशन, और उसको उन्होंने प्रैक्टिस किया रिलीजियसली, क्योंकि बच्चे का मामला है और बच्चे के मामले में ज़्यादातर पेरेंट्स सीरियस होते हैं। और जो उन्होंने किया 3 महीने में उनका हार्ट होल भर गया। अच्छा। वो हर 6 महीने पे कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते थे, क्योंकि वो हार्ट होल किस साइज का है इसके अनुसार फिर नेसेसरी इंटरवेंशन लेना होगा। ऑपरेशन तो कराना है, बस ये है कि ऑपरेशन कब कराना है, और उसके लिए एक बड़ा खर्चा होगा। हार्ट होल का ऑपरेशन एक 4-5 लाख रुपए का लगते हैं। तो वो एक मिडिल क्लास फैमिली थे, तो उनके लिए 4-5 लाख रुपए एक बड़ा अमाउंट है, तो उसका भी उनको कंसर्न था। और उनका ये हार्ट होल 3 महीने में फिल हो गया, मतलब वो नॉन सर्जिकल स्टेज से छोटा आ गया था, मतलब 2 से छोटा हो गया। और फिर 1 साल के बाद उन्होंने वो कराया और 1 साल में वो पूरा भर चुका। तो और इस केस को मैंने अब YouTube पे रखा है, तो उसको देख के मेरे पास कई सारे और आए, और उन लोगों का भी फिल हुआ है। अच्छा। मेरे पास कई सारे इस तरह के एनेक्डोट्स मेरे पास कई सारे हैं, जहाँ पर सर्जिकल बीमारियां भी विदाउट सर्जरी लाइफस्टाइल मेडिसिन से ठीक होती है। सर, जैसे कोई थर्ड पर्सन है जो हमारी बातें सुनेगा और वो वेरीफाई करना चाहे इन सारी चीज़ों को, तो मेरे ख्याल से आपके क्लिनिक पे जाकर के चीज़ों को वेरीफाई किया जा सकता है। चीज़ क्लिनिक पे भी आने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं पुस्तक बता रहा हूँ लाइफस्टाइल मेडिसिन, उसको पढ़ेगा, है ना। रेडिकल रिमिशन उसमें दिए हुए हैं। अब रेडिकल रिमिशन पब्लिश्ड है ना, हे हाउस से पब्लिश्ड है। हे हाउस एक रिस्पेक्टेड पब्लिकेशन हाउस है ना। या अगर वो पबमेड होता है मेडिकल जर्नल का जो एक स्टैंडर्ड आर्काइव है, जो अमेरिकन गवर्नमेंट से एसोसिएटेड है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी NIH। तो NIH से इंडेक्स्ड पबमेड जो मेडिकल जर्नल का आर्काइव है, उसमें ये सब डेटा मिल जाएंगे। तो अगर कोई पढ़ना जानता है तो डीन ऑर्निस की बातों को, रेडिकल इमिशन केली टर्नर की बातों को देख सकता है ना। नहीं, डॉक्टर एस रंजन के जो पर्सनल एनेक्डोट्स हैं, हाँ। क्योंकि हमारे आसपास लोग हैं तो हमें उन पे ज़्यादा भरोसा आएगा। कहते हैं ना कि जो चीज़ें आँखन देखी ज़्यादा। हाँ। तो अगर किसी को अपने घर परिवार में कोई ऐसा केस दिखता है और उसके पहले वो एक बार देखना जांचना चाहता है, हाँ, तो ये इंसिडेंटली ये जो लोग हैं ये मेरे ग्रुप से, मेरी टीम से अभी भी जुड़े हुए हैं और मेडिटेशन प्रोग्राम में आते रहते हैं। तो देखिए, पेशेंट की प्राइवेसी होती है ना, और ये बहुत अजीब लगता है कि आप किसी के उसके तथ्य को वेरीफाई करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप इनफॉर्मली मेडिटेशन प्रोग्राम में आकर मिलना चाहें तो वो दोनों ही आज भी मेरे से जुड़े रहते हैं और ऐसे प्रोग्राम में मिलते हैं। तो ऐसे लोगों से वो मिल सकते हैं। बल्कि PMC हिंदी पर उनका एक लॉन्ग इंटरव्यू PMC हिंदी पर अपलोड हुआ है ना। जो हार्ट होल की जो मदर हैं वो बिहार की हैं। बिहार में पटना में प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पे आराम से कोई भी मिल सकता है। तो हमने जो लाइफ जाइंट किलर्स की बात की थी, 3 डिजीज़ की, BP की और डायबिटीज़ की और कैंसर की। तो BP और कैंसर पे हमने बात की सर, कि अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम में कैसे उसको हम टैकल करते हैं, लेकिन सर डायबिटीज़ पे बात नहीं हो पाई थी। डायबिटीज़ तो और भी ज़्यादा प्रूवन सिस्टम है कि डायबिटीज़ रिवर्स होता है। अच्छा। अमेरिका में अमेरिकन कॉलेज ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन है, वहाँ पर डॉक्टर नील बर्नार्ड जो फिजिशियन कमेटी ऑफ रिस्पॉन्सिबल मेडिसिन के फाउंडर हैं, और 20 सीनियर डॉक्टर्स जो ACLM अमेरिकन कॉलेज ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन ग्रुप के हैं। ये एक प्रोफेशनल मेडिकल बॉडी है जिनका मेडिकल जर्नल भी आता है, लाइफस्टाइल मेडिसिन जर्नल। उनके द्वारा मेडिकल डॉक्टर्स के लिए कोर्स है डायबिटीज रिमिशन का, डायबिटीज रिवर्सल का। रिमिशन और रिवर्सल लगभग सेम वर्ड है। ऐसे कोर्स अवेलेबल है मेडिकल डॉक्टर्स के लिए, जिसको सीखकर कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट का डायबिटीज रिवर्स कर सकता है। ऐसा प्रोफेशनल मेडिकल कोर्स हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा अच्छे प्रमाण तो डायबिटीज के अवेलेबल हैं, जो मेन स्ट्रीम मेडिकल को भी देर और सवेर अडॉप्ट करना ही होगा। क्योंकि अगर अमेरिकन कॉलेज ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन ने अडॉप्ट किया है, तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और बाकी को भी इसको अपने जीवन में लाना ही होगा, क्योंकि ये मेडिकल डॉक्टर की कम्युनिटी से भी ये बात आ रही है। डायबिटीज टाइप 2 इज ए टोटली रिवर्सिबल डिसऑर्डर। अच्छा। और उसमें जो लाइफस्टाइल मेडिसिन से जो अप्रोच करते हैं, होल फूड प्लांट डाइट है, अपनी नींद को प्रॉपर लेना है, स्ट्रेस को कम करना है, आपको एक बॉडी रिजनेबल मूवमेंट करना चाहिए,
आपको अपने सोशल हेल्थ, रिश्ते अच्छे रखने चाहिए। ये जो 6 पिलर को अगर ध्यान रखते हुए जो करते हैं तो टाइप 1 में भी अच्छे इम्प्रूवमेंट होते हैं। अच्छा। टाइप 1 में रिवर्सल अभी नहीं मिला है, लेकिन अच्छी प्रोग्नोसिस तो होती है सेम लाइफस्टाइल अप्रोच को लेकर। ये तो बहुत ही उत्साहित करने वाली बात है, जी। क्योंकि डायबिटीज़ को तो हम नाम सुनते ही मान के चलते हैं कि बहुत सारी बीमारियों का वो जड़ है, और एक बार डायबिटीज़ हो गई तो फिर वो आपका पल्ला नहीं छोड़ती। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं डायबिटीज़ 2 तो के बहुत सारे प्रमाण मौजूद हैं, तो ये बहुत ही ये हमारे पास एक पर्याप्त कारण बनता है लाइफस्टाइल मेडिसिन की तरफ बढ़ें और अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ हम पढ़ाई करें, रिसर्च करें, स्टडी करें और तो यहीं पे मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग कहते हैं कि हमारा मेडिकल सिस्टम बुरा है, हाँ, मेन स्ट्रीम मेडिकल सिस्टम में बहुत जगह पे प्रॉफिट को लेकर चीज़ें हो रही हैं। ये बात एक कड़वी सच्चाई है, सच है। लेकिन जो रिसर्चर कम्युनिटी है या कोई इंडिविजुअल रिसर्चर है, जैसे केली टर्नर एक इंडिविजुअल रिसर्चर है ना, लेकिन अमेरिकन कॉलेज ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन एक कम्युनिटी है। तो अगर कोई पढ़ने वाला व्यक्ति है तो वो अपने आप को रिवर्स कर सकता, अपनी कैंसर को, अपने डायबिटीज को, अपने हाइपरटेंशन को, अपने थायराइड को रिवर्स कर सकता है। सिर्फ सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है। 50% रोल इंसान का है कि वो अपने कॉन्शियसनेस पे, अपने आप पर काम नहीं कर रहा है। जो लाइफस्टाइल मेडिसिन में जो एक प्रैक्टिकल चैलेंज है कि डायबिटीज टाइप 2 तो रिवर्सेबल है, ठीक है, जब एक कांस्टेंट सुपरविजन है, मॉनिटरिंग है, तब तो पेशेंट जो है का डायबिटीज रिवर्स हो जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में सिर्फ अप टू 30% 30 to 50% का मामलों में ही डायबिटीज रिवर्स होता है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन, आदतों में बदलाव लाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है लाइफस्टाइल मेडिसिन फिजिशियन के सामने भी, कि हम ऐसा क्या करें कि वो सस्टेनेबल रहे जब वो अपने घर लौटता है, रूटीन में आता है, एक लॉन्ग टर्म में 1 साल के बाद भी क्या डायबिटीज रिवर्सल है या फिर से उसे प्री डायबिटिक हो गया वो। तो हमें इस बिहेवियर मॉडिफिकेशन को, इस हैबिट फॉर्मेशन को, जो कि कॉन्शियसनेस पे आधारित है, अब यहाँ पे मैं लाइफस्टाइल मेडिसिन से मैं बाहर जाऊंगा क्योंकि तभी सॉल्यूशन है। जी जी जी। सिर्फ लाइफस्टाइल मेडिसिन वाले जो मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग कर रहे हैं और दूसरे अप्रोचेज हैं जो एविडेंस बेस्ड हैं, जो काम करते हैं, लेकिन ये उतने पावरफुल नहीं है जितना हमारा भारतीय योग परंपरा करती है। IKS में। जी। सर एक और चीज़, आजकल अपने चारों तरफ हम देखें ना तो स्किन डिजीज़ेस भी बहुत बढ़ गई हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ कह देते हैं लोग, या बहुत तरह के, पहले भी होती थी, बहुत कम दिखती थी, लेकिन लगभग अब ये बहुत ही काफ़ी मात्रा में दिखती है। तो अगर किसी भी तरह की जो स्किन डिजीज़ है, क्या उसके लिए भी लाइफस्टाइल मेडिसिन? 100%। अच्छा। स्किन डिजीज और ऑटो इम्यून डिजीज को 3 महीने से 6 महीने में पूरी तरह से रिवर्स किया जा सकता है। और यहाँ पे मैं ऑटो इम्यून पे पहले डिस्कस करूंगा। ऑटो इम्यून यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके अपने ही सेल्स आपके अपने बॉडी सेल्स पे अटैक कर रहे हैं। इजी लैंग्वेज में बोलूं तो जब पुलिस वाले ही हफ्ता मांगे, जी 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 बिल्कुल, या पुलिस वाले ही मर्डर करें, तो वो है ऑटो इम्यून। आपके इम्यून सेल्स जिनको बाहर से अगर कोई बैक्टीरिया पैथोजन आया तो उस पर अटैक करना चाहिए था, तो वो अपनी सेल पे अटैक कर रहा है। तो ये यहाँ पे अगर हम यहाँ पे जब IKS में हम चक्रा सिस्टम को समझें, हमारे पास 7 चक्र हैं। जो हमारा हृदय चक्र है, जब उसमें ब्लॉकेज है, प्रॉब्लम है, जो रिश्तों के रूप में भी मैनिफेस्ट होती है। जिन व्यक्तियों के जीवन में रिश्तों की चैलेंज है, परिवार में माता पिता से नहीं बन रहा है, लाइफ पार्टनर से बहुत अच्छी हार्मनी नहीं है, बस काम चल रहा है, एक छत के नीचे रह रहे हैं, वैसे लोगों को ज़्यादा मिलता है ऑटो इम्यून की प्रॉब्लम। अगर वो अपने तनाव को कम करें, अपने रिश्तों को के लिए टाइम दें, अपने भीतर एम्पैथी डेवलप करें, धैर्य और सहानुभूति, प्रेम, हृदय चक्र को अच्छा करें, तो ऑटो इम्यून 3 महीने से 6 महीने में ठीक हो सकता है पूरी तरह से। सर मॉडर्न मेडिसिन में तो बहुत सारी बीमारियों को लाइलाज बताते हैं। 56 बीमारियों को, 56 डिजीजेज आर इनक्योरेबल डिसऑर्डर व्हिच इज टोटली इनकरेक्ट। अच्छा। हाँ, और उसमें से डायबिटीज को सबसे ज़्यादा हम ले सकते हैं। अमेरिकन कॉलेज ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन ही उसको रिवर्स करने के लिए प्रोफेशनल कोर्स देती है, लॉन्च कर चुकी है। तो अगर डायबिटीज अगर रिवर्सेबल है तो भविष्य में उम्मीद है कि अमेरिकन कॉलेज ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन या कोई और प्रोफेशनल मेडिकल बॉडी अगर केली टर्नर की रिसर्च को सीरियसली ले, तो शायद हमारे पास रेडिकल रिमिशन लाइफस्टाइल भी
स्ट्रक्चर्ड रूप में डेवलप हो जाएगा, जहाँ पे हम कैंसर को रिवर्स कर सकते हैं। एक प्रैक्टिकल सवाल आया मेरे मन में सर कि हम आसपास तो जो हमें दिखता है, सुनाई पड़ता है, ज़्यादातर उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। आपने ठीक ही कहा कि मार्केट स्ट्रेटजी भी होती है, प्रमोशन भी किया जाता है, सर दर्द तक की दवा का प्रमोशन होता है जो इथिकली सही नहीं है। तो आपके पास कुछ केसेस आते होंगे, मैं बस ये गेस कर रहा हूँ सर, क्योंकि वो आप ही ठीक से बता पाएंगे कि या तो बीमारी एक ऐसी स्थिति में पहुँच चुकी होगी जहाँ पे मेडिकल साइंस ने या मॉडर्न साइंस ने, मॉडर्न मेडिसिन ने हाथ उठा लिया होगा, या शायद इक्का दुक्का कुछ केसेस ऐसे होंगे जहाँ पे थोड़ी अवेयरनेस होगी तो थोड़े से आपके पास पहले आए होंगे, और सबसे पहले ट्रस्ट डेफिसिट और ट्रस्ट बिल्डिंग का ही प्रोसेस होता होगा। कितना चैलेंजिंग हो जाता होगा सर आपके लिए? देखिए, इसके लिए हम काफ़ी लंबे समय से मैं काम कर रहा हूँ। पिछले 18 साल से मैं ध्यान सिखा रहा हूँ। तो मैं ध्यान सिखाने का एक प्रॉपर ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ जिसका नाम है पीएमसी। और इस पीएमसी हिंदी पर हम मेडिटेशन सिखाते हैं और 14 डेज का मेडिटेशन प्रोग्राम होता है। तो जो भी इन बातों को डिटेल में जानना समझना चाहता है तो उस मेडिटेशन को समझने से शुरुआत करें पीएमसी के माध्यम से। और इसी पीएमसी पर हर सोमवार को 8 से 9 डॉक्टर से पूछो नाम का मैं एक प्रोग्राम करता हूँ, जिसमें पूरे विश्व का कोई भी व्यक्ति फ्री में जूम पे जुड़ के या यूट्यूब पे जुड़ के अपने सवाल पूछ सकता है। यूट्यूब पे जुड़ेगा तो अपना सवाल टेक्स्ट में पूछेगा, जूम पे जुड़ेगा तो अपना सवाल वो बोल कर पूछ सकता है, कि जिसमें मैं ये बताता हूँ कि हाँ आपको किन चीज़ों पे पहले काम करना चाहिए। जैसे आपने स्किन की बात करी, तो स्किन के मामले में डिटॉक्स करना भी इम्पॉर्टेंट होता है। और डिटॉक्स करने के लिए मिलेट्स की अम्ली को पीना, अच्छा, जो डॉक्टर खादरवली का रिसर्च वर्क है, और भारत सरकार ने डॉक्टर खादरवली को पद्मश्री दिया है। मतलब वो चीज काम उनकी कर रही है, हजारों लोगों को फायदा हुआ है। तो मिलेट अम्ली पीने से, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने से, है ना, विटामिन B12 बहुत प्रचुर मात्रा में होता है मिलेट अम्ली में। जो हमारे जो गैप है हमारे मेन स्ट्रीम मेडिकल न्यूट्रिशन में, जैसे वो कहते हैं विटामिन B12 प्लांट सोर्स से नहीं मिलता है। हाँ, वो जो पूरी तरह से गलत है। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति मिलेट अम्ली पीना शुरू कर दे तो 1 से 2 महीने में उसका विटामिन B12 बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। अरे वाह। मिलेट तो प्लांट सोर्स है ना। तो बहुत सारे फंडामेंटल फ्लॉ है। हाँ, ये तो बहुत पॉपुलराइज किया जाता है ये आइडिया कि B12 आपको प्लांट बेस्ड फूड में नहीं मिलेगा। मिलेट अम्ली में प्रचुर मात्रा में B12 है। मिलेट अम्ली में प्रोबायोटिक भी है। वैसे प्रोबायोटिक कर्ड में भी मिल जाता है। अगर कोई मिलेट अम्ली नहीं ले रहा हो तो फिर कर्ड दही में के माध्यम से ले सकता है। इंसान को ना अपनी चेतना पे काम करना सीखना चाहिए, जो कि मेडिटेशन से ही हो सकता है, कोई और तरीका नहीं है। अब जैसे मैं एक बहुत कॉमन सी बात बताऊं, स्मोकिंग। सभी लोगों को पता है कि स्मोकिंग जो है वो नुकसानदायक होता है। जब भी कोई व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा हो, मैं उसको ऐसा समझता हूँ ये ब्लेड है जी। इस ब्लेड से आप अपना काटेंगे। ऐसे इंसिडेंट्स हम सुनने को मिलता है कि किसी जब कोई डिप्रेशन में हो, सुसाइडल टेंडेंसी हो, तो ऐसे काट लेता है वो। हाँ। जब कोई स्मोक कर रहा होता है, मेरे मन में यही जाता है कि ये वैसा ही व्यक्ति है जो खुद से अपना नस काट रहा है, लेकिन अब यहाँ पर ब्लड वेसल को न करके वो लंग के माध्यम से अपने आप को हार्म कर रहा है। लेकिन लोगों में चेतना का लेवल जब इतना नीचे हो, अब इस चेतना के लेवल को समझने के लिए भी हम मास्टर बनो प्रोग्राम में बात करते हैं। अच्छा, 40 डेज का पीएमसी हिंदी पे हमारा प्रोग्राम है। अब इस चेतना जो है बहुत गहरा कंसेप्ट हो जाता है। चेतना को बहुत लोग समझेंगे नहीं, चेतना क्या क्या है ना। तो ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने चेतना को मेजर किया है। अगर आपका 200 से नीचे चेतना हो तो आपको यह सब बात समझ में ही नहीं आएगी, या आप सुनेंगे भी, आप उसको प्रैक्टिकली लाइफ में नहीं कर पाएंगे। अच्छा, लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आपकी चेतना का विकास होता है, तभी आपकी बुद्धि बढ़ती है। अगर आपकी बुद्धि विकसित नहीं हो तो चीजें आपके सामने भी हैं, लेकिन आप उन हेल्दी चीजों को अपने लाइफ में अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। आप कह रहे हैं कि जब तक मैं मेडिटेशन ना करूं तब तक शायद मेरे अंदर वो एक्सेप्टेंस ही नहीं होगी इन चीजों को लेकर। हाँ, वैसी हमारी बुद्धि ही नहीं होगी, वैसा हमारा मन ही नहीं होगा कि हम उसको अपने जीवनचर्या में शामिल कर पाए। तो हमें अपने जीवन शैली में मेडिटेशन को शामिल करना बहुत जरूरी है। हर दिन सुबह और शाम, दिन में 2 बार मेडिटेशन में जरूर बैठना चाहिए। और कोई पीएमसी के सिस्टम से जुड़ जाए। पहले 14 डेज का मेडिटेशन सिस्टम है जी। 14 डेज के बाद फिर 40 डेज का मास्टर बनो प्रोग्राम है, जिसमें काफी नॉलेज दिया जाता है। तो बहुत आसानी से हमारी लाइफ में मेडिटेशन आ जाएगा। और फिर मेडिटेशन के साथ साथ पढ़ना भी है, क्योंकि जब तक हम लाइफस्टाइल मेडिसिन को नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम एनर्जी मेडिसिन, नाड़ियां और चक्रों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, एक्यूप्रेशर,
TCM एक्यूप्रेशर, नॉट ऑल अदर एक्यूप्रेशर, तब तक तो हमें यही लगेगा कि कुछ भी प्रॉब्लम है तो हॉस्पिटल चलो। 90% मामलों में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट और उस तरह के मामलों को छोड़कर हमें हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं है। कंडीशन प्रोवाइडेड, कंडीशन हर जगह ऐसे स्टार लिखा होता है। जी। आपके जीवन में मेडिटेशन और लाइफ स्टाइल मेडिसिन है या नहीं? सर बहुत कन्विंसिंगली आप इन बातों को रख रहे हैं, और अगर मैं एक कन्विंस्ड माइंड हूँ अब, तो मेरे मन में ये पूछने के लिए आ रहा है कि आप हेल्दी हैबिट्स के बारे में बताएं। और हेल्दी हैबिट्स मैं दोनों के लिए पूछूंगा। मैं उस कन्विंसिंग माइंड के लिए पूछूंगा कि जो ऑलरेडी किसी इलनेस में है तो उनके लिए हेल्दी हैबिट आप क्या सजेस्ट करेंगे, और जो थोड़े अवेयर हो गए हैं वो कैसी हेल्दी हैबिट रखें प्रिवेंशन के तौर पे। जी, तो जो सिख हैं उनको तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अपनी नींद को वो गहरा करें। अच्छा। डेली योग निद्रा करें। अपने डाइट में मिलेट्स को शामिल करें, मिलेट्स के अम्ली को, जी, जो डॉक्टर खादरवली का रिकमेंडेशन है ना। और अपने रिश्तों को हील करें। जब तक अपने आप रिश्तों को हील नहीं करेंगे, आपकी अपने लाइफ पार्टनर से या पेरेंट्स से बहुत अच्छी नहीं बनती, आपकी कोई बीमारी ठीक नहीं होगी। अच्छा। हाँ, तो बीमार लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और जो बहुत ज़्यादा बीमार नहीं है, वो ज़्यादा अपने आप पे काम कर सकते हैं, उनको चक्र के बारे में समझना चाहिए। और चक्र अगर यूट्यूब से समझेंगे तो वो तो आपको अलग अलग मंत्र बताएंगे, वो उतने पावरफुल तरीके नहीं है। फ्लावर, फूलों के साथ ध्यान करना चक्र को हील करने का ज़्यादा अच्छा पावरफुल तरीका है। अगर हम गुलाब के फूल के साथ ध्यान करें तो हमारा हृदय चक्र संतुलित होगा। अगर हम गुड़हल के फूल, हिबिस्कस फ्लावर के साथ ध्यान करें तो हमारा मूलाधार चक्र ज़्यादा संतुलित होगा। मूलाधार चक्र संतुलित होगा तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, आपके बोन हेल्दी रहेंगे, ब्लड हेल्दी रहेंगे, आपके पैर हेल्दी रहेंगे। अब जैसे किसी को घुटने का ऑपरेशन किसी डॉक्टर ने बोला हो, वो व्यक्ति अगर गुड़हल के फूल के साथ ध्यान करने लगे तो घुटने का ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मूलाधार चक्र ठीक हो जाएगा। तो चक्रा और प्राण ऊर्जा, ये प्राण ऊर्जा सूर्य से और पृथ्वी से हमें मिलती है। तो पृथ्वी से जो हम प्राण ऊर्जा से जुड़ते हैं तो इसको ग्राउंडिंग कहते हैं। तो ग्राउंडिंग का तरीका, हमें पेड़ पौधों के साथ समय बिताना चाहिए, हर रोज ना सही तो एटलीस्ट अल्टरनेट डे पर। और प्रकृति प्राण से जुड़ेंगे तो हमारे ग्राउंडिंग होगी और बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। जहां भी इन्फ्लामेशन है, जिन भी बीमारियों में आइटिस आता है, कोलाइटिस, साइनोसाइटिस, राइनाइटिस, ये सभी बीमारियां जब हम प्रकृति प्राण में समय बिताएं, जब हम ग्राउंडिंग करें, हाथों से ग्राउंडिंग करें, हाथों से पेड़ को छुएं, क्योंकि हमारे हाथों के स्किन पतले होते हैं, तो इन्फ्लामेशन वाली बीमारियां बहुत जल्दी ठीक होती हैं। तो चक्रा पे, नाड़ियों पे, स्वर योग, प्राण पर और हमारे अवचेतन मन पर काम करना है जब हमें थोड़ा सा टाइम है और हम अपने लाइफ स्टाइल को हेल्दी रखना चाहते हैं। तो माइंड पर काम करने के लिए लुई हे को, जो हिंदी में भी उपलब्ध है, यू कैन हील योर लाइफ, इसको पढ़ना सबसे अच्छा है। फिर और जब हम समय दे सकते हैं तो हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए। और हमें योग, अभी योगा डे 21 जून मनाया जा रहा है, लेकिन हम जब तक योग सूत्र को नहीं पढ़ें तब तक हमें योग की गहरी जानकारी मुश्किल है। योग को बहुत सुपरफिशियल लोग आसन और प्राणायाम के रूप में जानते हैं, वो उसका एक छोटा अंग है। उसका मेन पार्ट तो अतरंग है, अंतः योग है, जिसमें धारणा, ध्यान और समाधि आती है। ये आपने बहुत ही बेहतरीन बात बताई। ज़्यादातर लोग सर ये समझते हैं कि जो हेल्थ इश्यूज़ हैं और ये जो दर्शन की चीज़ें हैं या अध्यात्म की चीज़ें हैं, इनका हेल्थ से कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। डायरेक्ट कनेक्शन है। IKS के अंदर थेरेपेटिक योगा कंसल्टेंट कोर्स है, जिसमें भगवत गीता एज थेरेपी, अच्छा, ये पार्ट है। आप प्रोफेसर हैं, आप तो जरूर देख सकते हैं। थेरेपेटिक योगा कंसल्टेंट को, जो भी थेरेपेटिक योगा पे काम करने वाले हैं, और बहुत लोग कर रहे हैं इनफॉर्मली, तो बिना डिग्री लेके, जो नॉलेज के साथ पे सोसाइटी में कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, परंपरा से चल रहा है, तो उनको भी भगवत गीता पढ़नी चाहिए। लेकिन ये प्रैक्टिकली मैंने नहीं देखता। मैं चूंकि मैं अल्टरनेटिव हेल्थ में हूँ तो थेरेपेटिक योगा वाले मिल जाते हैं, लेकिन जब मैं उनसे पूछा कि आपने योगदा की पुस्तक पढ़ी है, बिहार स्कूल ऑफ योगा की, नहीं पढ़ी है। भगवत गीता की श्लोक कितने जानते हैं? बहुत कम जानते हैं, नहीं जानते हैं। तो हर एक व्यक्ति को ज़्यादा इंटीग्रिटी अपने जीवन में लाने की ज़रूरत है, अल्टरनेटिव हेल्थ प्रैक्टिशनर्स को भी और मेडिकल डॉक्टर्स को भी।
हम्म, डॉक्टर्स को लाइफस्टाइल मेडिसिन पढ़ने सबसे पहले पढ़ना जरूरी है। सर एक चीज़ मैं भूल गया था, अभी अचानक से याद आ गया और मैं चाहता हूँ कि ये अवसर ना चूकूं, मैं आपसे पूछ ही लूँ। कई बार कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो जेनेटिक डिसऑर्डर के नाम से आ जाती हैं कि नहीं ये तो जेनेटिक्स में है तो फिर इसका कोई क्योर नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो लाइफस्टाइल मेडिसिन में इसकी तरफ क्या है सर? लाइफस्टाइल मेडिसिन में यह बात कही जा रही है, जीन इज नॉट योर डेस्टिनी। अच्छा। और ये टाइम्स मैगजीन के कवर पेज में भी छप चुका है, जीन इज नॉट योर डेस्टिनी। अब ये एक फील्ड है इपिजेनेटिक्स, उसका ये स्टेटमेंट है। इपिजेनेटिक्स का मतलब होता है कि इन्वायरमेंट को बदल के, अपने माइंड को बदल के, अपने लाइफस्टाइल को बदल के आप जीन के प्रभाव को चेंज कर सकते हैं। अच्छा। जो कि जीन का जो स्ट्रक्चर है, जीनोटाइप, वो तो आपको माता पिता से मिला है, वो तो वही रहेगा। लेकिन कोई जीन कब अपना काम दिखाता है, कब एक्सप्रेस होता है, वो निर्भर करता है एनवायरनमेंट पे, अच्छा, माइंड पे और लाइफस्टाइल पे। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन जो मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर रहे, उनकी पुस्तक उपलब्ध है बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, जिन्होंने इस बात को इपिजेनेटिक्स को पॉपुलराइज करने के लिए बहुत वो प्रयास कर रहे हैं। बायोलॉजी ऑफ बिलीफ इपिजेनेटिक्स को पढ़कर कोई भी व्यक्ति अपने जेनेटिक डिजीज को भी सक्सेसफुली मैनेज कर सकता है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अरे वाह। और यहाँ पे एक सैड फैक्ट मैं कहूँ, डॉक्टर दीपक चोपड़ा ने अपनी बुक सुपर जीन्स में इस बात को लिखा है। एक फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेलिना जोली, जो हॉलीवुड मूवी देखते होंगे वो जानते भी होंगे। अब उन्होंने उनके मेडिकल चेकअप में उनके जीन में BRCA1 जीन मिल गया, और जो जेनेटिक वाले हैं वो कहते हैं BRCA1 जीन है तो आपको कैंसर होने की संभावना है। जी। तो उन्होंने प्रिवेंटिव बेसिस पे, प्रिकॉशन बेसिस पे अपने दोनों ब्रेस्ट की सर्जरी करा ली, मैमेक्टोमी, मतलब ब्रेस्ट, उनका नेचुरल ब्रेस्ट हटा दिया गया, जो है वो प्रोस्थेटिक है। डॉक्टर दीपक चोपड़ा ने अपनी बुक में क्रिटिसाइज किया, ये इस अप्रोच की जरूरत नहीं थी। अरे अगर वो लाइफस्टाइल मेडिसिन समझती हैं तो लाइफस्टाइल को आप अपनी लाइफ में स्ट्रेस ना आने दो, लाइफस्टाइल को हेल्दी रखो। वो स्ट्रेस, वो कैंसर जीन वो प्रकट होगा ही नहीं, उसका प्रभाव नहीं आएगा। इसको इजी लैंग्वेज में हम ऐसा समझ सकते हैं कि बारूद है तो उससे कहीं जल सकता है, विस्फोट हो सकता है। अब उस बारूद को लेके पानी में आप डाल दो, वो कभी फटेगा ही नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं है। ज्वलनशील पदार्थ अगर पानी में है तो वो खराब हो जाएगा। तो हमारे शरीर में हर एक जीन हमेशा एक्सप्रेस नहीं होते, बल्कि ये इसके नीचे और भी ज्यादा पजलिंग फैक्ट्स हैं, इंट्रॉन एंड एक्सॉन। अच्छा। हमारे डीएनए के बहुत छोटा परसेंटेज, लगभग 2% ही अपना फंक्शनल है। 90%, 95% जीन्स आर डॉर्मेंट एंड इनएक्टिव। अब ये इवोल्यूशन के टर्म में हमें समझना होगा कि ये किस भविष्य में किस पॉसिबिलिटीज को ये उजागर करेंगे जो हमारे बॉडी में डॉर्मेंट डीएनए है। अब ये बिल्कुल एक अलग टॉपिक हो जाएगा, है ना। लेकिन जो मेन प्रैक्टिकल बात समझनी है कि जेनेटिक डिजीज से, हेरिडिटरी डिजीज से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इन्वायरमेंट पे काम करें, लाइफस्टाइल पे काम करें और जेनेटिक डिजीज को आप सक्सेसफुली कंट्रोल में रख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं होगा। सर ये एपीजेनेटिक्स वाली बात सुन के तो ऐसा लग रहा है कि लाइफस्टाइल मेडिसिन में या जो अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम है, IKS सिस्टम है, सचमुच यहाँ पे कोई बीमारी लाइलाज नहीं है। कोई भी लाइलाज नहीं है। सर अब हम अपने बातचीत के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे हैं और मैं एक प्रोफेशनल डॉक्टर से जो अपने कंफर्ट जोन से काफ़ी बाहर निकल कर प्रयोग करते हैं, उनसे मैं कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछूंगा। जरूर। और मैंने इसकी आपको भनक नहीं लगने दी है, तो फिर जो आपका रिस्पांस है वो नेचुरल ही है। सर पहला सवाल मैं ये पूछूंगा कि एक कोई ऐसा कॉमन फूड आइटम सर जिसको आप तुरंत चाहते हैं कि हमारे डाइटरी चार्ट से उसे हटाया जाए या डाइटरी प्लान से उसे हटा दिया जाए। एनिमल प्रोटीन, एनिमल मीट। एनिमल मीट आर कार्सिनोजेनिक, स्टेज ऑफ क्लास 2A। कैंसर पे प्रिवेंशन के लिए, उसके रिसर्च के लिए WHO की एक बॉडी है और उसने ये डिफाइन किया हुआ है, एनिमल मीट आर क्लास 2A कार्सिनोजेन। अच्छा। उससे कैंसर होता है, जैसे टोबैको से कैंसर होता है, वैसे एनिमल मीट से भी कैंसर होता है। लेकिन अब ये मेडिकल रिसर्च का फैक्ट है, ये बाहर तो नहीं आता और लोग इसे समझते नहीं है। उनको लगता है प्रोटीन चाहिए तो हम तो एनिमल एग में और एनिमल प्रोटीन में हमें ज़्यादा मिलेगा। इवन एग इज नॉट हेल्दी। अच्छा। हाँ,
प्लांट प्रोटीन में भी पर्याप्त प्रोटीन है ना। अब ये पढ़ने और समझने की बात है कि किन सोर्सेज में है ना। चना में है, मूंगफली में है, सोयाबीन में है, सभी दालों में है। मैं बिहार का हूँ, बिहार के सत्तू में बहुत प्रोटीन होता है। तो सत्तू को अपने जीवन में आप डेली शामिल कर लीजिए, दालें प्रचुर मात्रा में खाइए, मूंगफली खाइए, सोयाबीन खाइए, तो आपको सफिशिएंट प्रोटीन मिलेगा। सर यहाँ पे आपने एक चीज़ बोली तो मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे अंडा है, तो भारत जैसे देश में जिस तरह से काफ़ी लोग हैं जिनके पास संसाधन भी नहीं है, तो माना जाता है कि अंडा एक प्रोटीन का बहुत सस्ता सुलभ। देखिए, ये आप वो सीरीज बोल रहा है जिसको माइंड में वो चीजें सिस्टम के द्वारा भरी गई हैं कि जो विज्ञापन से आता है कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। सरकारी विज्ञापन भी है। हाँ, तो ये सरकार में भी देखिए, सरकार के में जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने भी लाइफस्टाइल मेडिसिन कितना पढ़ा है, वो उसमें भी ज्यादातर उसी सिस्टम से बने हुए हैं। उनके पास नॉलेज की सख्त कमी है ना। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है अंडे खाने से। अब जस्टिफाई करने वाले बोलेंगे कि हाँ 6 अंडे तक खाओ तो उससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, लेकिन एवरेज आदमी को उतना पता कहाँ होता है कितने अंडे खाने हैं। और जब हमें सत्तू कोई बड़ा संसाधन नहीं है, बस अवेयरनेस की बात है। जी। सत्तू आराम से उपलब्ध हो सकता है, बहुत से प्रचुर मात्रा में है। दालें हम रोज खाते हैं, बस मिलेट्स आपने बताया, आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा लें। राजमा दिल्ली में बहुत चलता है, आप राजमा की क्वांटिटी बढ़ा लें, बहुत आराम से सफिशिएंट प्रोटीन मिल जाता है। बहुत ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है नहीं। इनफैक्ट जो लोग जरूरत से ज्यादा प्रोटीन लेते हैं तो उनको भविष्य कितनी बार किडनी की प्रॉब्लम आ जाती है। आपको कितना प्रोटीन चाहिए ये समझिए और उस अनुसार प्रोटीन लीजिए। प्रोटीन का हाइप है और इस पे भी डॉक्टरों ने किताब लिखी है, प्रोटीन एडिक्शन। ये जो ऐसे इथिकल डॉक्टर हैं वो अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोटीन का जो ये हाइप क्रिएट किया हुआ है ये अननेसेसरी है। एक्स्ट्रा प्रोटीन की हमें जरूरत नहीं है। हाँ, आप थोड़ा कॉन्शियस हो, अच्छी बात है कॉन्शियस होना। आप समझे आपकी बॉडी को कितना 0.8 ग्राम पर केजी पर डे चाहिए। जो प्रेगनेंसी में है या जो स्पोर्ट्समैन है, जो एथलीट हैं, उनको 1 ग्राम पर केजी पर डे चाहिए। प्लांट सोर्स से बहुत इजीली मिल सकता है। सर आपके हिसाब से ज़्यादा डेंजरस क्या है, डायबिटीज़, स्ट्रेस या सेडेंटरी लाइफस्टाइल? बहुत लोगों को लगेगा डायबिटीज वर्ड आया तो मैं डायबिटीज को टिक करूं ना। डायबिटीज अगर डायग्नोज हो गया, मेजर हो गया, तब तो वो डॉक्टर के पास जाएंगे, वो मेटफॉर्मिन या कोई उनको जीएलपी मेडिसिन दी जाएगी, वो अपने वेट को मैनेज करेंगे, ओबेसिटी को कंट्रोल करेंगे और लाइफ चलती रहेगी। जो चीज़ मेजर नहीं होती है, तनाव, वो आपको भीतर से खोखला करती रहती है। स्ट्रेस इज ए ब्लाइंड स्पॉट। लोग उसके बारे में बात नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा स्ट्रेस पे बात होनी चाहिए कि आपकी नींद गहरी हो और तनाव को कम करे। तो स्ट्रेस और स्लीप भी हम थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप रात में ठीक से नहीं सोते हैं, अगर आपकी रात में बेबी स्लीप, डीप स्लीप नहीं है, जो कि लाइफस्टाइल मेडिसिन कहता है 7 घंटे की नींद, बहुत कम लोग 7 घंटे की कंटिन्यूअस स्लीप लेते हैं। अनइंटरप्टेड स्लीप। बीच में अगर आप जग रहे हैं, 2 पार्ट में ले रहे हैं, तो वो नहीं चलेगा। तो स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा डेंजरस है डायबिटीज एंड कैंसर से। सर 3 ऐसी हेल्दी हैबिट बताइए जो मस्ट है। सर सबसे पहले है रात में गहरी नींद सोना। मोबाइल चलाते हुए लोग सोते हैं, ये डेंजरस है। यही ब्लाइंड स्पॉट सबसे ज़्यादा लोगों को बीमार कर रहा है। सोने से 1 घंटे पहले से मोबाइल चलाना बंद कर देना चाहिए। आप कोई किताबें पढ़िए या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, या सबसे अच्छा है आप मेडिटेशन करें। आधे घंटे का या 20 मिनट का मेडिटेशन करके आप सोएं। लास्ट के 1 घंटे में आप मोबाइल ना चलाते हुए गहरी नींद लें। और दिन के समय अगर आपको समय मिलता है तो आप 20 मिनट की योग निद्रा करें। योग निद्रा जो है वो कम समय में भी आपकी नींद की जरूरतों को पूरा कर देता है। तो नींद, रेस्ट, जिसमें स्लीप और योग निद्रा दोनों आ जाएगा, ये पहला इंपॉर्टेंट हैबिट है। दूसरा इंपॉर्टेंट हैबिट है कि हमें शाकाहारी बनना, हमें फल और सब्जियां अधिक खाना, क्योंकि फलों में फाइबर है, प्रीबायोटिक है। जितनी प्रोटीन की बात हो रही है, प्रोटीन से ज़्यादा फाइबर की बात होनी चाहिए कि कौन से, किस सब्जियों में, किस फल में, किस अनाज में कितना फाइबर है। जो 5 मिलेट्स हैं उसमें सबसे बेस्ट फाइबर है। फाइबर के अंदर भी 2 कैटेगरी हो जाती है, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। तो जो 5 मिलेट्स हैं वो उसमें फल और सब्जियों से भी ज़्यादा बेहतर क्वालिटी का फाइबर होता है। अरे वाह। तो हमें फल, सब्जियां और मिलेट्स
मोटा अनाज, श्री अन्न। श्री अन्न, और ये श्री धान्य जो, अब यहाँ पे ना एक कॉमन मिस्टेक होता है, जौ, बाजरा, रागी, ये भी मिलेट्स के अंदर आते हैं, लेकिन ये न्यूट्रल मिलेट्स हैं जिसमें फाइबर का प्रोपोर्शन कम है। अच्छा। आपको जब मिलेट लेना है तो 5 मिलेट्स जो डॉक्टर खादर रिकमेंड करते हैं, और इतना पॉपुलर हो गया है कि 5 मिलेट्स के नाम से ही अमेजन पे अब तो मिल जाता है, और बहुत सारे स्टोर्स पे भी मिलने लगा है। तो हमें प्लांट डाइट, शाकाहारी भोजन जरूरी है, डीप रेस्ट, शाकाहारी भोजन, और फिर तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा, प्रकृति में जाना। हमें हर हफ्ते कम से कम एक दिन आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए प्रकृति के समय बिताना चाहिए। अगर हम ईंटों के घोंसले में बंद रहेंगे और मोबाइल से चिपके रहेंगे तो आपके जीवन में बीमारी आएगी ही। मैं लिख कर दे सकता हूँ, चाहे आप कितना ही काजू किशमिश बादाम खा लो, कितना ही एनिमल प्रोटीन ले लो, आपके जीवन में बीमारियां आने ही वाली हैं। सर एक और बताएं कि कोई ऐसी एडवाइस जो आप चाहते हैं, आप विश करते हैं कि हर 10 साल के बच्चे के, जब तक वो बच्चा 10 साल का, उससे कहीं पहले ही उसके पास एक कम से कम हेल्दी हैबिट आ जाए? डीप ब्रीदिंग, पहले डीप ब्रीदिंग एंड देन कॉन्शियस ब्रीदिंग। अच्छा। डीप ब्रीदिंग जो है वो रिलैक्सेशन का एक्सरसाइज है। अब जैसे गुस्सा आता है, बहुत लोगों को पता है गुस्सा ठीक नहीं है, लेकिन अब उन्हें कंट्रोल करना नहीं पता। अगर उन्हें डीप ब्रीदिंग पता हो, हारा होता है हमारे नाभि से 2 इंच नीचे, अपने हारा पे नाभि से नीचे हाथ रख के अगर हम गहरी सांस लें और मोमबत्ती को बुझाने के लिए धीरे से सांस छोड़ें, आइडियली से आंख बंद करके करना चाहिए, 10 बार करें आप, उसके बाद आप गुस्सा नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है गुस्सा करना। 10 टाइम्स, इसको वैगस ब्रीदिंग या अल्फा ब्रीदिंग कहते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन में वैगस नर्व होता है, वो एक्टिवेट होता है। तो हर एक व्यक्ति को डीप ब्रीदिंग आना चाहिए, ये लेवल 1 है। डीप ब्रीदिंग के बाद कॉन्शियस ब्रीदिंग, ब्रेथ मेडिटेशन, आनापानसति मेडिटेशन, जो हम पीएमसी में सिखाते हैं। 14 डेज के समय देके कोई व्यक्ति बहुत आसानी से सीख सकता है। पीएमसी पर यूट्यूब पे हमारा एक वीडियो है, स्पिरिचुअल रियलिटी, 1 घंटे का वीडियो है, आधे घंटे का 2 पार्ट है, उसको देख के थ्योरी, साइंस कोई व्यक्ति बहुत आसानी से समझ सकता है। तो डीप ब्रीदिंग एंड कॉन्शियस ब्रीदिंग, ब्रेथ मेडिटेशन, ये हर एक व्यक्ति को आना चाहिए। सर एक सवाल और पूछ रहा हूँ, शॉर्टकट पता नहीं कितना सही है गलत। कई बार लोग ऑफिस में काम करते हैं सर, या ऑफिस से काम करके घर पे आते हैं तो बहुत थक जाते हैं, लेकिन काम तो पड़े ही होते हैं जी, क्या करें सर? हाँ देखिए, जो हमारा सवाल है, जो हमारी सोच है, वो सिर्फ अगर 1 घंटे तक हम इमीडिएट प्रॉब्लम को सोचेंगे, वो हमारे पूरे 24 घंटे से डिसाइडेड है। आपको अपने पीछे का 24 घंटा प्रॉपर्ली मैनेज करना होगा, तो चीज़ें आएंगी। कि आप अपने अगले 24 घंटे की प्लानिंग पहले ही करें। कभी भी कोई टास्क बिल्कुल डेड पे क्यों आता है, टेंशन क्यों बनता है? क्योंकि आपने जब समय था, ज़्यादातर लोगों की टेंडेंसी है जब भी कोई प्रोजेक्ट होगा, जब भी कोई होमवर्क होगा, वो बिल्कुल एंड पे करेंगे। एक समझदार इंसान, उसको जब से टाइम मिला, उसके फर्स्ट शुरुआती फेज में, शुरुआती टाइम में ही आप उसको मैनेज करना सीखें। अगर आप उस समय आप रील्स देख रहे हैं और जब बिल्कुल एंड टाइम आ गया, अब आप रात में जग के उस लैपटॉप पे प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। सर अब गलती हो ही जाए तो फिर? हाँ, तो नहीं तो गलती को पहले से ही मैनेज करना सीखना होगा, है ना। बिल्कुल एंड पे हैं तो आप वैगस ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग करते हुए अपने आप को रिलैक्स करना सीखें, है ना। 20 मिनट की योग निद्रा, ये करके हम अपने आप को कम देर में भी अपनी अधिक नींद पूरी कर सकते हैं। और योग निद्रा लाइफ में आ जाने के बाद फिर हम 20 मिनट का मेडिटेशन अपने जीवन में लाएं। तो आप मेडिटेशन जो है आपको ये बनाता है कि आपको अपनी कम समय का उपयोग अधिक कैसे करना है। अगर आपकी बुद्धि, जब मेडिटेशन से आपका मन शांत होता है और बुद्धि थोड़ी सी, हमें अवेयरनेस, हमारा इंट्यूशन, हमारी बुद्धि बढ़ती है, तो आपको बहुत बार शॉर्टकट भी समझ में आते हैं कि हाँ, इस काम को मैं जल्दी कैसे कर सकता हूँ। क्रिएटिविटी, लैटरल थिंकिंग, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, ये जो शांत मन होता है, जो मेडिटेटिव माइंड होता है, उसमें आता है। सर एक आखिरी सवाल लूँगा, लाइफ स्टाइल मेडिसिन के लिए और लाइफ स्टाइल या अल्टरनेटिव मेडिसिन के लिए आजकल, चूँकि जैसे आपने बताया भी कि ये बहुत रेगुलेटेड सेक्टर नहीं है, तो आजकल AI का ज़माना है और ऑनलाइन भी बहुत लोग इसकी जांच पड़ताल करते रहते हैं।
तो ये आपके हिसाब से कितना सही है, डेंजरस है, या कैसे करना चाहिए? देखिए, एआई का अगर हम समझदारी पूर्वक यूज करें तो ये वो ओके है। हमें सेल्फ मेडिकेशन एआई से नहीं करना चाहिए कि मुझे बैक पेन है या कोई भी दर्द है तो मैं ये दवाई खा लूँ। और ये बात हुई भी थी अभी कुछ दिनों पहले एम्स में न्यूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि उनके पास एक पेशेंट आया जिसने बैक पेन के लिए मेडिसिन लिया था और उस मेडिसिन का उसको साइड इफेक्ट हुआ और उसको ब्लीडिंग हुई और प्रॉब्लम आ गई। थैंकफुली वो टाइम पे एम्स पहुंच गया तो जान बच गई। तो कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब साइड इफेक्ट हर एक व्यक्ति को नहीं होता, ये किस मेडिसिन का साइड इफेक्ट किसको हो जाएगा ये हमें पता नहीं है ना। तो हमें खुद से दवा नहीं खानी चाहिए कभी भी। अगर आपको कोई सिंपल, वैसे तो पैरासिटामोल से आपके लीवर पे डैमेज होता है, एंटासिड से कॉन्स्टिपेशन होता है, आप ना लें, लेकिन फिर भी अगर आपको लेना है तो किसी डॉक्टर से पूछ कर ही लें। थोड़े से डॉक्टर को पे करें। डॉक्टर से जो आप पे नहीं करने बचाना चाहते हैं पैसे, वो आपको इनडायरेक्टली आपको ज़्यादा नुकसान कर देती है। तो चैट जीपीटी से या एआई किसी दूसरे एआई एजेंट से जो जनरल नॉलेज है लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, जिसमें दवा नहीं खानी है, वो रिसर्च कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। और जितना आप पीएमसी से जुड़कर समझेंगे, मेरा डॉक्टर से पूछो प्रोग्राम देखेंगे मंडे को 8 से 9, उतना समझ जाएंगे कि हमें कैसे, हम क्या प्रॉम्प्ट डालते हैं, उससे निर्भर होता है कि आपको कैसा आंसर आएगा। बहुत कम लोगों को प्रॉपरली एआई एजेंट, चैट जीपीटी या क्लाउड या परप्लेक्सिटी यूज करना आता है। सर बहुत 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 धन्यवाद सर। हेल्थ एक बहुत बड़ा टॉपिक है, खासकर हमने आज एक ऐसा सेक्टर लिया था जिसके बारे में कम प्रचार होता है, कम बातें होती हैं, और वो जो अनरेगुलेटेड सेक्टर है, जो कि बहुत ज़्यादा, जिसमें जो प्रैक्टिसेस हम करते हैं, जिसको हम लाइफ स्टाइल मेडिसिन कह रहे हैं, अल्टरनेटिव मेडिसिन कह रहे हैं, जिसका एक बड़ा प्रभाव है इंडियन नॉलेज सिस्टम, इस पे इतने कम समय में बात करने के लिए, क्योंकि इस 1-1.25 घंटे में इतने बड़े सेक्टर को हम कवर नहीं करते। लेकिन आज जिस तरीके से आपने उदाहरण लिए, जिस तरह से आपने एनेक्डोट्स दिए, एक मैं समझता हूँ कि बतरस के दर्शकों में कम से कम एक रुचि ज़रूर आई होगी और एक हल्की सी अवेयरनेस आई होगी, और फिर वो आगे अपनी जांच पड़ताल करेंगे, और ये अच्छा होगा कि एक हेल्दी प्रैक्टिस, एक टोटलिटी में होलिस्टिक हेल्थ की तरफ वो आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।